ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब अचानक दूसरे दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता। मॉन्स्टर्स लगातार इस दुनिया में घुसने लगते हैं, हर जगह तबाही मचाते हुए लोगों को उदास, अकेला और बर्बाद छोड़ देते हैं। सिर्फ वो लोग ही इन्हें रोक सकते हैं जो गेट्स खुलते वक्त अपनी मैजिकल एबिलिटी को जगाते हैं। इन लोगों को गोल्ड सीकर्स बोला जाता है और ये कुछ ही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर और लायक होते हैं। ये लोग बहुत दिनों से बिना रुके लड़ रहे हैं ताकि बाकी नागरिकों का फ्यूचर थोड़ा बेहतर हो सके। चाहे ये कितनी भी मेहनत से लड़ते हैं, पर कैजुअलिटीज फिर भी होती ही रहती हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स की गिनती बहुत ज्यादा होती है। पर जैसे ही ये सब शुरू होता है, लोग उनकी सच्चाई पर शक करने लगते हैं क्योंकि ये लोग दूसरों की मदद करने में इतने तेज नहीं दिखते। इनमें से एक बंदा तो उल्टा चिल्लाने लगता है कि बहुत लोग मर रहे हैं और इसी चक्कर में एक आम इंसान बिल्कुल मौत के किनारे जा पहुंचता है। तभी सब उम्मीद खत्म होती नजर आती है। एक अननोन सा आदमी अचानक एक बड़ा सा ओगर को जबरदस्त गुस्से से अटैक कर देता है। फिर एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है और वो बड़ा क्रीचर उड़कर साइड में जा लगता है और काफी घर तक छेद देता है। उस बेचारे आदमी के सामने एक खूबसूरत सा लड़का आता है और पूछता है कि सब ठीक है क्या। पता चलता है कि वो गोल्ड सीकर्स का कैप्टन मिसादो है। वो कहता है कि सब संभाल लेगा और सबको बचा कर ले जाएगा। तभी एक और वेव मॉन्स्टर्स की आसपास आने लगती है, पर मिसादो हवा में उड़ जाता है और अपनी जबरदस्त शक्ति को बुलाता है। एक बहुत बड़ा एनर्जी का फ्लो उसके शरीर में भागने लगता है और उसकी आंखों में एक डर पैदा करने वाली पीली रोशनी चमकने लगती है। सीधा आगे भागते हुए वो अपने आसपास के सारे अपोनेंट्स को चुटकियों में खत्म कर देता है। उसके साथी दूर से देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो अकेला इतने सारे मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। इनमें से एक एक्सपीरियंस लड़की कहती है कि टाइम मैजिक के थ्रू ये फ्यूचर देख सकता है और उनके हर मूव को पहले से जानता है। दूर से देखकर वो कहती है कि ये लड़का अब इंसान की सीमा से बहुत आगे निकल चुका है। मॉन्स्टर्स तो खत्म हो जाते हैं, पर पोर्टल अभी भी खुला होता है, मतलब दिक्कत अभी भी बाकी है। गोल्ड सीकर्स पोर्टल के पास पहुंचकर वहां से निकलने वाले क्रीचर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं। मिसादो हमेशा की तरह सबसे आगे होता है और पूछता है कि पोर्टल के आसपास और कोई मॉन्स्टर्स बचे हैं क्या। जब जवाब नहीं मिलता है तो वो खुश होकर कहता है कि अब वो लोग इंसानों की दुनिया को बचा पाएंगे। अपना हाथ आगे करके वो कहता है कि अब वक्त आ गया है गेट को सील करके इस चैप्टर को पास्ट में छोड़ देने का। पर जैसे ही वो जीत के करीब होता है, कोई उसकी पीठ पर बहुत जोर से अटैक कर देता है, जिससे उसका ध्यान टूट जाता है। वो तुरंत साइड में कूदता है और समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है और कौन इतने क्रूशियल मोमेंट पर उसको अटैक कर सकता है। जब वो ऊपर देखकर समझने की कोशिश करता है तो उसे दिखता है कि उसके ही साथी उसी डायमेंशन की सील बनाते हुए उसको अंदर बंद कर रहे हैं, जो डायमेंशन मॉन्स्टर्स का होता है। मिसादो हैरान रह जाता है और समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो मानता है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा और कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसके दोस्त ही उसका साथ छोड़ देंगे। वो पूछता है कि क्या सारे इस काम में इन्वॉल्व हैं और क्यों कर रहे हैं ये सब। उनमें से एक गंदी सी मुस्कान देकर कहता है कि मिसादो को ये सब जानने की क्या जरूरत है। हंसकर वो लोग कह देते हैं कि मिसादो को रीजन समझ नहीं आएगा, इसीलिए उसे लास्ट मोमेंट पर ही धोखा दिया गया। मिसादो उनके चेहरे देखकर कंफ्यूज हो जाता है और समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स तो अब बचे ही नहीं, तो फिर धोखा देने का क्या मतलब। उसके साथ ही उल्टा उसी को मॉन्स्टर बोलने लगते हैं, कहकर कि वो टाइम मैजिक का इस्तेमाल करता है, जबकि वो लोग सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे। और ये भी कह देते हैं कि मिसादो ने उनको जबरदस्ती एक डेंजरस सिचुएशन में घुसा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहता था, पर उसके इरादे भी उनके हिसाब से सच्चे नहीं थे। अपना पूरा विलन टाइप बकवास बोलकर वो लोग कह देते हैं कि आज मिसादो को वो लोग आखिरी बार देख रहे हैं। फिर फिल्मी तरह से हंसी उड़ाते हुए दूर चले जाते हैं और हाथ हिला के बाय बोलते हैं, खुश होते हुए कि अब उनका काम उससे छूट गया। मिसादो को यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है और वो पूछता है कि क्या वो लोग सच में इतने सीरियस हैं। उसे याद आता है कि वो हमेशा एक अच्छा आदमी था, हमेशा इंसानों की दुनिया को मॉन्स्टर से बचाता था और उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, लोगों को बचाना, क्योंकि असली हीरोज यही करते हैं। पर धोखा क्यों दिया, ये सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है, पर वो तुरंत समझ जाता है कि ये सोचने का वक्त नहीं है। तभी उसके सामने कुछ अजीब क्रीचर्स आ जाते हैं, जिनकी ताकत उन सबसे कम नहीं होती जिनसे वो पहले लड़ चुका है। मिसादो तुरंत मुड़कर मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और साथ ही ये सोचता रहता है कि यहाँ से निकला कैसे जाए, पर जल्दी ही समझ आ जाता है कि और भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं जिनसे लड़ना ही पड़ेगा।
वो टाइम मैजिक और फ्यूचर देखने की एबिलिटी का यूज करके एस्केप का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, पर धोखे की तरह ये एबिलिटी भी उसे कुछ नहीं दिखाती, कोई भी रास्ता नहीं। वो हल्का सा स्माइल करता है और समझ जाता है कि फ्यूचर में वो अब मौजूद ही नहीं होगा और डिसाइड करता है कि अब एंड तक लड़ना ही पड़ेगा। एक मॉन्स्टर उसकी तरफ गुस्से से भरपूर भागता हुआ आता है और मिसादो लड़ाई एक्सेप्ट करके तैयार हो जाता है अपने आखिरी पल या आखिरी घंटों के लिए। चाहे वो अकेला पूरी फौज के सामने खड़ा हो, पर वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। मिसादो थक जाता है, उसके शरीर पर बहुत चोट लग जाती है और वो समझ जाता है कि वो फ्यूचर नहीं बदल सकता और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। मॉन्स्टर्स लगातार आए जा रहे हैं, जैसे हजारों क्रीचर्स मारने का कोई असर ही नहीं पड़ा। पर मिसादो को पता है कि वो सीधी मौत एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी फितरत ही नहीं। वो डिसाइड करता है कि अपनी सारी ताकत इकट्ठा करे और एक छोटा सा ट्रिक करे। वो अपने आप को यकीन दिलाता है कि वो दोबारा जन्म ले सकता है और पावरफुल बनकर अपनी पीक तक पहुंच सकता है। और उसके अंदर बदले का गुस्सा इतना भरा होता है कि उसका शरीर एक तेज एनर्जेटिक ऑरा से चमकने लगता है, जिससे उसकी चोटों का दर्द अजीब सा कम लगने लगता है। वो तैयार होता है रीबॉर्न होने के लिए और टाइम में एक बड़ा जंप करने के लिए, पर यह स्पेल बहुत दर्दनाक होता है और मिसादो चीख पड़ता है। पर फिर सब कुछ अचानक रुक जाता है। एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और पाता है कि वो एक बिल्कुल नए शरीर में, एक बिल्कुल अलग जगह पर है, जो हॉस्पिटल जैसा लगता है। वो धीरे से उठकर आसपास देखता है और महसूस करता है कि यहाँ थोड़ी सेफ्टी है। फिर वो मिरर में देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल किसी और आदमी की तरह दिख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंसी स्माइल आ जाती है और वो समझ जाता है कि शायद वो दोबारा जन्म लेने और जिंदा बचने में सक्सेसफुल हो गया। हॉस्पिटल के इक्विपमेंट देखकर उसे लगता है कि यहाँ बहुत सारी नई और अजीब चीजें हैं और वो सोचता है कि कितने साल बीत गए होंगे। फिर उसे लगता है कि अगर वो 100 साल या ज्यादा फ्यूचर में आ गया तो पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि उसके दुश्मन तो सारे बुद्धे होकर मर चुके होंगे। कुछ देर बाद उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ती है जो बेड के पास साइड टेबल पर रखी होती है, और नजदीक जाके वो देखते ही पहचान लेता है कि वो स्टूडेंट आईडी कार्ड उठाता है जो इस नए शरीर का असली मालिक का होता है, और सोच लेता है कि लगभग 20 साल बीत चुके होंगे उसकी पिछली जिंदगी से। पर एक और इम्पोर्टेंट बात उसकी नजर में आती है, इस लड़के के पास वॉइड एट्रीब्यूट है। ये देखकर मिसादो ऐसे हंस पड़ता है जैसे उसने लॉटरी का बड़ा प्राइज जीत लिया हो। उसकी पिछली जिंदगी में उसके साथी उससे डरते थे, क्योंकि टाइम मैजिक की वजह से वो दुनिया का सबसे पावरफुल और फेमस हीरो था। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो समझ गया था कि बिना स्पेशल प्रैक्टिस के वो कभी वॉइड एट्रीब्यूट की असली पावर को नहीं जगा पाएगा। अब वो डॉक्यूमेंट्स को देखकर खुद से बोलता है कि उसे थोड़ा बुरा लग रहा है कि जिस लड़के का शरीर उसने लिया उसकी असली पर्सनालिटी अब खत्म हो गई। लेकिन उसे ये भी पूरा यकीन है कि वॉइड एट्रीब्यूट दुनिया के सबसे ताकतवर एट्रीब्यूट्स में से एक होता है। उसकी पुरानी जिंदगी में किसी के पास ये एट्रीब्यूट था ही नहीं, इसलिए इस लड़के को नहीं पता था कि वॉइड एट्रीब्यूट को ट्रेन कैसे करते हैं, और इसलिए वो पहले लेवल से आगे कभी नहीं बढ़ पाया। मिसादो सोच लेता है कि शायद इस लड़के का मजाक भी उड़ाया जाता होगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एट्रीब्यूट नहीं था। स्टूडेंट आईडी को जोर से पकड़कर वो वादा करता है कि इस लड़के का नाम वो पूरी दुनिया को याद कराएगा। अब क्योंकि मिसादो के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है, उसे रफली समझ आ रहा है कि वॉइड एट्रीब्यूट को कैसे ट्रेन किया जाए, और इसका मतलब ये है कि वो जरूर अपना गोल अचीव करेगा। एक स्पिरिचुअल ऑरा उसके आसपास बनने लगती है और वो अनाउंस करता है कि इस पावर के साथ वो जरूर सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। साथ ही वो गुस्से से वादा करता है कि अपने पिछले साथियों को वो उनके धोखे के लिए पछताएगा, लेकिन बदला लेने से पहले उसे अपना लेवल बढ़ाना होगा और इस नए एनवायरनमेंट का आदत डालना होगा। वो बेड पर गिरकर थोड़ा रेस्ट करता है और एक क्लियर एक्शन प्लान बनाने लगता है। वॉइड एट्रीब्यूट का ताल्लुक उस मैजिक से होता है जो नथिंगनेस को कंट्रोल करता है, और इसकी जान इमेजिनेशन से होती है, यानी दिमाग में तसव्वुर करने की ताकत। इमेजिनेशन तो हर आदमी के पास होती है, पर हर कोई उसे रियलिटी में बदलने का स्किल डेवलप नहीं कर पाता। फैंटेसीज को सच में बदलना मुश्किल होता है, बहुत टाइम और प्रैक्टिस लगती है। अपने शरीर को देखकर मिसादो को लगता है कि ये काफी खराब कंडीशन में है, तो वो डिसाइड करता है कि यहीं से ट्रेनिंग शुरू करेगा। वो इमेजिन करता है कि उसके शरीर की हर सेल मैजिक से हील हो रही है और उसमें ताकत भरी जा रही है। जैसे ही वो सोचता है, उसका शरीर सच में हील होना शुरू हो जाता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। मिसादो खुश होता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और वो इतनी बुरी हालत के बावजूद जल्दी रिकवर हो रहा है। हाँ, ये बेसिक स्पेल है, इसलिए स्पीड ज्यादा फास्ट नहीं, लेकिन अगर वो इसे लगातार करता रहा तो उसकी पावर
पक्का बढ़ेगी। इससे उसकी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की एबिलिटी भी स्ट्रांग होगी और वो बड़े बड़े इमेजेस को मैजिक बनाकर यूज भी कर पाएगा। आगे चलकर वो एक साथ कई तरह का मैजिक बना और चला पाएगा और अपने दिमाग में आने वाले हर इमेज को एक्यूरेटली एग्जिस्ट करा पाएगा। बस उसके अंदर चाह होना चाहिए। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि दुनिया में अपनी जगह पाना अब दूर नहीं। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है और एक डॉक्टर हैरान होता हुआ अंदर आता है, खुश होता हुआ कि पेशेंट होश में आ गया। वो तुरंत याद दिलाता है कि मिसादो को मॉन्स्टर अटैक में बहुत सीरियस चोट लगी थी और संभाल के रहने का बोलता है। फिर वो बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि अब उसे क्लियरली समझ आ रहा है कि किस्मत उसके खिलाफ कैसे हो गई। डॉक्टर कहता है कि जो हुआ वो एकदम मिरेकल था क्योंकि कोई नहीं मानता था कि वो अपनी चोटों से रिकवर हो पाएगा। डॉक्टर ये भी बोलता है कि लगता है कोई ताकत बीच में आई और उसकी हेल्प की और मिसादो सोचता है कि ये कौन सी ताकतें हो सकती हैं। डॉक्टर उसे सरप्राइज में देखकर पूछता है कि क्या वो सच में कुछ नहीं जानता जो हुआ उसके बारे में। डॉक्टर एक्साइटेड होकर बोलता है कि वो सेंट्स के ग्रेट पेंटाग्राम की बात कर रहा है, पर मिसादो कहता है कि उसे ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर को ज्यादा सरप्राइज नहीं होता और याद दिलाता है कि मिसादो अभी होश में आया है तो वो कंफ्यूज हो सकता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि अब प्रॉपर चेकअप का टाइम हो गया है और बोलता है थोड़ा वेट करो। मिसादो सोचता है कि शायद ये कोई नया एडवेंचरर क्लैन होगा जो इस वक्त के दौरान बना होगा। उसे समझ आता है कि उसे लेवल अप करना पड़ेगा ताकि वो समझ सके कि अब की दुनिया में क्या हो रहा है। जब वो टीवी ऑन करता है तो तुरंत ही एक स्पेशल न्यूज दिखती है जिसमें वो डिजास्टर दिखाया जा रहा होता है जो लगभग 20 साल पहले हुआ था। हाँ, वही इवेंट जिसमें कभी उसे धोखा दिया गया था। और हीरो को सबसे ज्यादा शौक तब लगता है जब पता चलता है कि कल्प्रिट को ढूंढ लिया गया है और किसी वजह से वो कल्प्रिट मिसादो को ही माना जा रहा है। लोगों के दिमाग में 20 सालों से ये बात और स्ट्रांग होती गई। मिसादो यकीन नहीं कर पाता कि जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था उन्होंने अभी तक सच नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ था। वो समझने की कोशिश करता है कि कैसे उन लोगों ने उसकी रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिला दिया और पूरा झूठ फैला दिया। न्यूज ये भी कहती है कि मिसादो ने डिजास्टर को पहले ही देख लिया था पर किसी को बताया नहीं और ना ही उसे यूज किया। कहानी ये भी बोलती है कि जो बहादुर हीरोज थे जिसे पेंटाग्राम ऑफ सेंट्स कहा जाता है उन्होंने उसे रोका था। लोगों को याद दिलाया जाता है कि उस इंसिडेंट के बाद इस ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग फील्ड्स में लीडिंग पोजीशंस में बैठे हुए हैं। मिसादो को बुरा लगता है देखकर कि वो गद्दार लोग इतने सालों बाद भी ऐसे ही गलत तरीके से जी रहे हैं। इस बात से उसके मुंह से नर्वस हंसी निकल जाती है और वो उसे दबाने की कोशिश करता है ताकि किसी का ध्यान उस पर ना आए। फिर वो गुस्से में आता है कि उन्होंने ना सिर्फ उसे धोखा दिया बल्कि उसकी इमेज भी बर्बाद कर दी। यू से समझ आता है कि उसे उन लोगों के पर्सनल फायदे और ग्लोरी के लिए कुर्बान कर दिया गया था। मिसादो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो उनकी गलती कभी माफ नहीं करेगा। वो वादा करता है कि वो एक एक को उनके धोखे और उसकी किस्मत के बारे में फैलाए गए झूठ का सजा देगा। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत होता है और उसे याद आता है कि उसे संभल कर चलना पड़ेगा। उसे मालूम है कि अगर वो सब तोड़फोड़ करेगा तो लोगों का ध्यान उस पर पड़ जाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक जरूरी ना हो वो अपने पुराने साथियों के सामने नहीं आएगा। अपनी चीजें देखते हुए और उस लड़के के फोन का पासवर्ड याद करके उसे लगता है कि अब ऐसे ही ठीक रहेगा। वो फोन का डेटा चेक करने का सोचता है ताकि पता लग सके कि वो कहाँ आ गया है और अब क्या करना चाहिए। कुछ ही पलों में उसे एक लकी कोइंसिडेंस मिल जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक एकेडमी में पढ़ता है जिसका हेड उसके दुश्मनों में से एक इवाको हाइडेकी है। मिसादो सोचता है कि जैसे ही वो जागा उसे तुरंत अपने एक दुश्मन का पता चल गया। ये कितनी बड़ी किस्मत है। और उसे याद आता है कि इवाको एक बहुत कॉशियस इंसान है जो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर अभी वो अपनी कमजोरियां दिखाएगा तो नुकसान होगा। इसलिए थोड़ा देर सोचने के बाद उसे लगता है कि लेवल का फर्क अभी बहुत ज्यादा है और अभी उस दुश्मन को हराना मुमकिन नहीं है। पर इससे उसका जज्बा कम नहीं होता। बस वो डिसाइड करता है कि पहले थोड़ा और हॉस्पिटल में रुककर पूरी तरह रिकवर हो जाए। छत की तरफ देखते हुए वो खुद से बोलता है कि लेवल 1 पर कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए लेवल बढ़ाना जरूरी है। अपने अपोनेंट के बारे में सोचते हुए उसे लगता है कि वेट करना सही रहेगा क्योंकि आयो शायद उसका पहला टारगेट होगा। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हीरो फाइनली पूरी तरह रिकवर होके हॉस्पिटल से निकलने के लिए रेडी होता है। डिस्चार्ज से पहले डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट्स अमेजिंग लग रही हैं और वो खुद भी इतनी जल्दी रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं करता था। डॉक्टर कहता है कि शायद ये होली ग्रुप की ब्लेसिंग की वजह से हुआ होगा, पर मिसादो सीधा मना कर देता है और बोलता है ये कुछ और ही है।
उसे पूरा यकीन होता है कि ये सब उसकी खुद की जबरदस्त ताकत की वजह से हुआ है, जिसको कोई हरा नहीं सकता। फिर वो डॉक्टर को थैंक करता है और डॉक्टर उसे संभाल के रहने का बोलता है ताकि फिर किसी मुश्किल में ना पड़े। मिसादो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सब तैयारी हो चुकी है और अब असली काम शुरू करने का टाइम आ गया है। अपनी कार्ड को देखकर वो सोचता है कि शुरुआत के लिए उसका लेवल ठीक ठाक है। वो सोचता है कि एक छोटा सा डंजन क्लियर करना बुरा नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। डॉक्टर से वो ये भी जानता है कि जिस लड़के का ये बॉडी है उसकी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गई थी। ये मिसादो के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि अब कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा और ना ही कोई शक करेगा अगर उसके बिहेवियर में बदलाव आए। उसे बुरा लगता है कि बेचारा लड़का मुश्किल जिंदगी जी रहा था, पर साथ ही वो मान लेता है कि उसके लिए ये सिचुएशन फायदेमंद है। अब वो जो चाहे कर सकता है और उसके हाथ पूरी तरह खुल गए हैं। इस बात से उसे फ्यूचर के लिए और कॉन्फिडेंस मिलता है। कुछ देर बाद वो एक बड़े पोर्टल के पास पहुंचता है और फोन पर आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेता है। पहचान छुपाने के लिए वो एक मास्क और हुड पहनता है और आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वो गार्ड के पास जाके अपनी कार्ड दिखाता है, उम्मीद करता है कि वो उसे एंट्री दे देगा, लेकिन गार्ड डेटा देखते ही उसका हाथ पकड़ के रोक देता है। मिसादो हैरान होकर पूछता है क्या हुआ, पर गार्ड उसकी इतनी शांति समझ नहीं पाता। गार्ड बोलता है कि मिसादो सिर्फ लेवल 27 है और एंट्री के लिए कम से कम लेवल 30 चाहिए। गार्ड ये भी याद दिलाता है कि लेवल 30 ग्रुप बनाने के लिए जरूरी होता है और अकेला अंदर जाना अपनी जान देने जैसा है। मिसादो मुश्किल से गार्ड का हाथ हटाता है और एक्सप्लेन करने लगता है कि वो यहाँ क्यों आया। फिर वो अपनी स्टूडेंट आईडी दिखाता है और बोलता है कि सेंस एंड फॉर्म पर साइन करवा दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मिसादो हॉस्पिटल में रहकर ये सब सिस्टम ऑलरेडी सीख चुका होता है। गार्ड सोच में पड़ जाता है कि क्या जवाब दे, तभी कुछ लोग उसे आवाज लगाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि गार्ड सिर्फ टेंशन में है और इसे समझना चाहिए कि सिचुएशन काफी सीरियस है। मिसादो तुरंत समझ जाता है कि ये लोग बैंडिट्स हैं और उनकी नजरें काफी खतरनाक लग रही हैं। फिर भी वो गार्ड के पास जाके पूछता है कहाँ साइन करना है। टैबलेट पर सही जगह देखकर वो स्टाइलस उठाता है और अपने इनिशियल्स लिखने लगता है। फिर पीछे मुड़कर वो अचानक स्टाइलस उस आदमी की तरफ फेंकता है और बोल देता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि उसकी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर अब उसे किसी केयर की जरूरत नहीं है। उसी मोमेंट गार्ड मानता है कि उसने ऐसे लोग पहले भी देखे हैं और एस्कॉर्ट्स को बोलता है कि नए बंदे पे नजर रखो। वो ये भी बोलता है कि इस बंदे को छोड़ देना सीधा सुसाइड होगा और गलत काम भी। पहले लड़के थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, पर उनका लीडर उन्हें रोक देता है और गार्ड की बात से अग्री करता है। लीडर धीरे से बोलता है कि अगर डंजन में जो हो रहा है वो किसी को पता नहीं चला तो और भी अच्छा होगा। वो ये भी ऐड करता है कि अगर कुछ हो भी गया तो इस जगह की नेचर के हिसाब से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। स्माइल करके वो लोग तुरंत पोर्टल में कूद जाते हैं और बोलते हैं कि ये न्यू कमर बहुत ज्यादा अकड़ दिखाता है और इसे ट्रेनिंग की जरूरत है। गार्ड उनसे माफी मांगता है डिस्टर्ब करने के लिए और बोलता है कि लड़के पे नजर रखना। तभी एक गैंग ऑफ बैंडिट्स डंजन में घुस जाती है, ये देखने के लिए कि न्यू कमर कितना आगे बढ़ चुका है। स्माइल करते हुए उनका लीडर बोलता है कि वो वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, लड़के को मार देंगे। ऐसे न्यू कमर्स की वजह से वो आराम से क्राइम कर सकते हैं और ब्लेम मॉन्स्टर्स पे डाल देते हैं। इससे उनकी जेब और मोटी होती जाती है और वो ऐसी पाप भरी जिंदगी एंजॉय करते हैं। पैसा कमाने की भूख से चलकर वो आगे बढ़ते हैं, ये सोचकर कि न्यू कमर अभी तक किसी फेटल चोट से नहीं मरा होगा। पर 10 मिनट के बाद उन्हें पता चलता है कि सीधे रास्ते के बावजूद उन्हें वो मिल ही नहीं रहा। अचानक उनमें से एक बंदा आगे की तरफ एक अजीब सा सिलुएट देखता है और उसे घूरता है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो वही न्यू कमर है जो इतने टाइम से हॉस्पिटल में था और जिसे ट्रेनिंग का मौका भी नहीं मिला। पर फिर भी उसकी पिछली जिंदगी से मिली स्ट्रेंथ अब उसके अंदर पूरी तरह भड़क रही है। मिसादो बस कुछ ही मूव्स करता है मॉन्स्टर्स पे अटैक करने के लिए और अलग अलग मैजिक टेक्निक्स यूज करता है। वो टेक्निक्स को कंबाइन करके अपनी उंगली हिलाते ही टॉक्सिक स्पोर्स बना देता है। टॉक्सिक हरिकेन और एक्सप्लोसिव बॉल को मिलाकर वो एक डेंजरस सा कॉकटेल मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। कोई भी मॉन्स्टर इतनी डेडली गोली की सीरीज से बच नहीं पाता और सब मर जाते हैं। ये सीन इतना खौफनाक लगता है क्योंकि न्यू कमर ने पहले कभी स्ट्रेंथ का एक भी साइन नहीं दिखाया था। बैंडिट लीडर बोलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं क्योंकि इस बंदे ने एक साथ इतने मॉन्स्टर्स को मिटा दिया। एक और बैंडिट बोलता है कि एक अजीब सी डिटेल है जो उसे बहुत टेंशन दे रही है। जब वो मॉन्स्टर्स के लूट को देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये बहुत रेयर आइटम है जो लेने लायक है। वो कंक्लूड करते हैं कि अगर ये आइटम उनके हाथ आ गया तो वो अगली 6 महीने आराम से जी सकते हैं। वो ये भी देखते हैं कि न्यू कमर ने अभी तक उस आइटम को नोटिस भी नहीं किया, इसका मतलब वो उसे चुरा सकते हैं। बैंडिट्स तुरंत आगे बढ़ते हैं उसे मारने की प्लानिंग के साथ और उसके मेहनत से मिले सारे लूट को छीन लेने के लिए।
वो सब पोजीशंस लेते हैं और एक कॉम्बो अटैक रेडी करते हैं जिसमें कई एलिमेंट्स होते हैं। सब रेडी देखकर वो उस पर पॉइजनस मैजिक का ब्लास्ट छोड़ते हैं और थोड़ा सा फ्रीजिंग रेन भी। पर मिसादो जैसे स्ट्रॉन्ग हीरो के लिए ये सब बिल्कुल बच्चों का खेल है। उसे पहले से पता होता है कि ये लोग यही करेंगे। वो मुड़कर उन्हें देखता है और थोड़ा पिटी के साथ पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगा था कि वो इतने स्मार्ट हैं। वो आराम से सारे अटैक्स डॉज कर लेता है और बोलता है कि वक्त बदलता रहता है पर लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो उन लोगों के लिए नफरत दिखाता है जो दूसरों का सामान गंदे तरीके से चुराने की कोशिश करते हैं। बैंडिट्स को समझ ही नहीं आता कि ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि इस बंदे की पीछे आंखें तो होती नहीं। बैंडिट लीडर गुस्से में अटैक के लिए दौड़ पड़ता है। बोलता है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है और वो बस लकी था। लेकिन मिसादो डिसाइड करता है कि अब इन गंदे लोगों को दिखाने का टाइम आ गया है कि असल में यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। वो मुड़कर अपने ओपोनेंट पर एक तेज अटैक छोड़ देता है ताकि उनकी लड़ने की हिम्मत तोड़ दे। अटैक इतना पावरफुल होता है कि बैंडिट लीडर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून फटाक से निकलने लगता है। इम्पैक्ट उसे कई मीटर पीछे फेंक देता है और वो जोर से पत्थर की सॉलिड रॉक पर जा टकराता है। मिसादो तुरंत पीछे मुड़कर डिफीटेड दुश्मन की हालत को पूरी बेपरवाही से इग्नोर कर देता है। वो बोलता है कि ऐसे पैरासाइट्स को वो बिना किसी दया के मिटा देगा, क्योंकि उसे उनके लिए जरा सा भी सिंपैथी नहीं। वो ये भी ऐड करता है कि वो इन लोगों को अपनी बदले की जर्नी का पहला स्टेप बना रहा है, जो अभी इसी मोमेंट से शुरू हो रही है। कुछ वक्त बाद एक स्पेशल इंस्पेक्शन टीम पोर्टल के पास पहुंचती है, ये जानने के लिए कि यहाँ क्या हुआ। उनका बॉस बताता है कि वो इसलिए आया क्योंकि सुना था कि अकेडमी का एक स्टूडेंट अकेला डंजन में घुस गया। ये बंदा इवाको का असिस्टेंट कोची होता है। 3 डेड बॉडीज देखकर वो हैरान हो जाता है। हवा में एक चुप सा सवाल लटक रहा होता है कि इतने कम टाइम में इन जैसे कमजोर फाइटर्स को किसने खत्म कर दिया। उसी शाम मिसादो घर वापस आता है और अपने लेवल अप होने और वॉइड मैजिक का एक्सपीरियंस सोचता रहता है। उसे एक नया स्पेल भी मिलता है जिससे वो अपने बारे में परमानेंट इंफॉर्मेशन एडिट कर सकता है। अब वो अपना लेवल चेंज कर सकता है और डंजन में एंटर होने का रिकॉर्ड भी इरेज कर सकता है ताकि कोई उसे ट्रैक ना करे। घर पहुंचकर उसे याद आता है कि कल उसका अकेडमी में फर्स्ट डे है और वो कुछ मैसेजेस पढ़ने का डिसाइड करता है। उसे पता चलता है कि लोग अभी भी उसे शक की नजर से देखते हैं और काफी लोग उसे वीकलिंग के पास्ट की वजह से नफरत करते हैं। पर अब सब बदलने वाला है, क्योंकि इस वीक लड़के के बॉडी में अब सबसे पावरफुल हीरो की पावर है। सीन अकेडमी शिफ्ट होता है जहां मिसादो पढ़ने जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो लेट नहीं होगा। एंट्रेंस की तरफ जाते वक्त एक लड़की उसे बुलाती है। वो पिछले बॉडी के क्लासमेट असारी होती है। वो पूछती है कि अब बेहतर फील कर रहा है क्या, और मिसादो बोलता है कि हाँ, लगभग पूरा रिकवर हो गया। असारी खुश हो जाती है और मिसादो को समझ आ जाता है कि इस बॉडी का पिछला होस्ट वैसे फ्रेंड्स रखता था। अचानक एक गंदा सा आवाज बोलता है कि वो काफी टाइम से इस गंदे बंदे का वेट कर रहा था जो मुश्किल से मौत से बचा था। मिसादो उसकी तरफ मुड़ता है और आवाज बोलती है कि ऐसे फर्स्ट लेवल के वीकलिंग को प्रोटेक्ट करना शर्म की बात है और इसका हिसाब देना पड़ेगा। सामने खड़ा एक बंदा पूछता है कि क्या उसने वो सामान लाया जो बात हुई थी। मिसादो बोलता है कि अभी उसके पास पैसे कम हैं। मिसादो सोचता है कि ये वही गंदे लोग होंगे जिन्होंने उसे धमकियां भेजी थी और पैसे चुराने की कोशिश की थी। असारी उसकी साइड लेने की कोशिश करती है, समझाते हुए कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से आया है और उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं। मिसादो नोटिस करता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं और वो उसकी टेंशन समझ लेता है। उसके दिमाग में एक प्लान बनता है यूज हेल्प करने का। फिर वो असारी के आगे खड़ा होकर आराम से बोलता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। बुलीज हंसी उड़ाते हैं और बोलते हैं कि ये एक छोटे से बिना एट्रीब्यूट वाले लड़के की टिपिकल हरकत है। होलीगन्स का लीडर इसे याद दिलाता है कि वो एक बेकार सा नोबडी है जो मैजिक यूज करने लायक भी नहीं। मिसादो डिसाइड करता है कि अब उन्हें असली स्ट्रेंथ दिखाएगा और बोलता है कि उन्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। वो सोचता है कि वो उन्हें जरूर हराएगा क्योंकि उसके पास बहुत ही पावरफुल एट्रीब्यूट है, और वो ये भी बोलता है कि ऐसे गंदे लोगों के उल्टा वो हमेशा अपनी बात निभाता है। इस तरह का उसका डायलॉग सुनते ही बुलीज और गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी कोई ऐसे जवाब नहीं देता। उसके वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश करते हुए वो उसे चुप रहने को बोलते हैं और फायरबॉल्स बनाना शुरू कर देते हैं। असारी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, याद दिलाते हुए कि डंजन के बाहर मैजिक यूज करना मना है। बुलीज उसे भी चुप रहने को बोलकर डिक्लेयर करते हैं कि ये टैलेंटलेस लूजर उनके चैलेंज का हिसाब देगा। फिर उनमें से एक तेजी से दौड़ता है और फायरबॉल सीधा मिसादो के मुंह पर फेंक देता है। लेकिन मिसादो एक असली हीरो की तरह बिल्कुल शांत होकर उस फायरबॉल को आते हुए देखता है और समझ जाता है कि ये उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपना हाथ हिलाता है, उंगलियों के बीच से चिंगारी सी निकलती है और वो स्पार्क्स एक साथ मिलकर एक सॉलिड सा फायरबॉल बन जाती हैं। फिर वो अपना फायरबॉल फिर से उसके फायरबॉल से टकराने के लिए फेंकता है। मिसादो का फायरबॉल एनिमी के अटैक से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है, तो रिजल्ट पहले से ही क्लियर होता है।
एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और कुछ देर के लिए थिक धुआं सा भर जाता है। हुलिगन्स आंखें फाड़ कर देखते रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये वैसे ही मैजिक यूज कर रहा है जैसे वो करते हैं। मिसादो उन्हें देखकर मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या हुआ? साथ ही वो सोचता है कि क्या यही उनकी लिमिट है और अपनी सुपीरियॉरिटी को हाईलाइट करता है। बुली को समझ आ जाता है कि अगर कुछ बड़ा ना किया तो वो इस बदतमीज बंदे को नहीं रोक पाएगा। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि तुरंत इस एनिमी को निपटाओ। थोड़ा इधर उधर होते ही वो डिसाइड करते हैं कि कंबाइंड अटैक करेंगे और उस पर पॉइजनस और आइसी प्रोजेक्टाइल्स छोड़ देते हैं। मिसादो पहले भी ऐसे दुश्मनों से लड़ चुका है, इसलिए ये फाइट उसके लिए बहुत स्मूथ होती है। वो भी वही प्रोजेक्टाइल्स वापस उनकी तरफ भेज देता है जो उनके सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। वो हैरान रह जाते हैं कि ये लड़का इतने सारे मैजिकल एट्रीब्यूट्स कैसे यूज कर रहा है। मिसादो फिर से हल्की सी पिटी के साथ पूछता है कि क्या बस इतना ही कर सकते हो तुम लोग? फिर वो उंगली चटाकर बोलता है कि अब उसकी बारी है अपनी पावर दिखाने की। वो उनकी तरफ चलता हुआ ऐड करता है कि उन्हें अपनी जान का डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका प्लान उन्हें मारने का नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए वो सब भाग जाते हैं, उम्मीद करते हुए कि मिसादो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। मिसादो आगे बोलता ही रहता है कि पहले उसने इनसे मदद मांगी थी, पर उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। वो ये भी बोलता है कि उनके बहाने उसे कोई फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि वो इन जैसे दुश्मनों से पहले भी कई बार मिल चुका है। ऐसा कहकर वो हुलिगन्स के लीडर को गला पकड़कर हवा में ऊंचा उठा देता है। वो बोलता है कि ऐसे पैरासाइट्स हमेशा वही बकवास बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। थोड़ी सी पेथोस के साथ वो डिक्लेयर करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी डिफेंस में क्या बोल रहा है, क्योंकि उसका हाथ रुकने वाला नहीं। बदले की भूख से भरकर वो अपना अगला अटैक फुल पावर से चार्ज करता है। कुछ ही पल बाद वो लड़का अपनी सारी गंदी हरकतों का सही हिसाब रिसीव करता है जो उसने इस बॉडी के पिछले ओनर के साथ किया था। अटैक की मार से वो तुरंत बेहोश हो जाता है और बहुत दूर तक उड़कर जाता है। उसकी बॉडी के पीछे एक एनर्जी ट्रेल सी बन जाती है, क्योंकि उसे इतनी तेज रफ्तार से फेंक दिया गया था। जब धुआं साफ होता है तो पता चलता है कि उसे अर्जेंट मेडिकल हेल्प चाहिए। मिसादो असारी की तरफ मुड़कर बोलता है कि आज से सब कुछ बदलने वाला है। वो इस बॉडी के पिछले ओनर से वादा करता है, जिसका हाल अब भी अननोन है, कि अब कोई भी उसे नीचा देखने की हिम्मत नहीं करेगा। एक डरावनी सी स्माइल के साथ वो ऐड करता है कि अब वो अपना गोल, सबसे पावरफुल एडवेंचरर बनने का, पूरा करने के रास्ते पर निकल चुका है। हुलिगन्स जल्दी से अपने लीडर को उठाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें जो हुआ उसका अफसोस है। लीडर खुद मुश्किल से खड़ा होता है और नोटिस करता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मिसादो बहुत बदल गया है। हमारा बंदा आराम से कह देता है कि जो कुछ उसने किया वो उन लोगों का ही हक बनता था, क्योंकि वो इसी किस्मत के लायक थे। इसके बाद वो अपनी नई दोस्त असारी के साथ अकेडमी की तरफ निकल पड़ता है। सब लोग उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखते हैं जैसे कुछ अलग ही हो, पर मिसादो को समझ नहीं आता कि सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है और वो दूर किसी जगह जाने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो दूर की तरफ बढ़ता है, एक अनजान आवाज उसे रोक देती है और कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। मिसादो मुड़कर देखता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वो वही स्टूडेंट है जो रिसेंटली डंजन के अंदर गया था। कोची उसके पास आता है क्यूरियोसिटी के साथ और पूछता है कि क्या उसके पास 2 मिनट हैं बात करने के लिए। मिसादो ध्यान से उसे देखता है और समझता है कि ये बंदा शायद सीनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट लग रहा है। वो सोचता है कि अगर वो बिजी होने का ड्रामा करे तो इसे आसानी से टाल सकता है। तभी कोची को याद आता है कि उसने अब तक अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया और शायद इसी वजह से गलतफहमी हो रही है। फिर वो अपना नाम बताता है और एम्फसाइज करता है कि वो बाइटिंग कैट क्लैन का लीडर है। असारी हैरान होकर पूछती है कि क्या ये सच है और क्या ये वही क्लैन है जो डायरेक्टर इवाको ने खुद बनाया था। कोची कुछ पल रुकता है, फिर बोलता है कि इस सवाल का जवाब बाद में देगा। उसकी आवाज थोड़ी धमकी भरी हो जाती है और वो मिसादो से थोड़ा वक्त मांगता है। हमारा बंदा मुस्कुराता है, मुड़कर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो उसके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं। अकेले रह जाने पर कोची सीधा पूछता है कि क्या मिसादो ने वाकई वही एडवेंचरर्स को हराया जो रात डंजन में मरे हुए मिले। मिसादो नाटक करता है कि उसे पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसे हैरानी होती है कि इतना सब छुपाने के बावजूद ये बात कैसे लीक हो गई। कोची बोलता है कि उसे इन्फॉर्म किया गया था कि अकेडमी का एक स्टूडेंट डंजन में घुसा और वो उसे ढूंढने गया था। वहां पहुंचकर उसे कुछ क्रिमिनल्स मिले जो नए लोगों को फंसाकर लूटने के लिए जाने जाते थे।
कोची ये भी पॉइंट आउट करता है कि मिसादो ने सुबह मल्टी एट्रीब्यूट मैजिक यूज किया। मिसादो मुस्कुरा देता है सोचकर कि इस बंदे को उसकी मैजिक की असली पावर का जरा भी अंदाजा नहीं। कोची सीरियस हो जाता है और पूछता है कि उसने क्रिमिनल्स को कैसे हराया। मिसादो अपनी पॉकेट में छेड़छाड़ करते हुए बोलता है कि सुबह उस पर अटैक हुआ था और उसे कुछ याद नहीं। वो ये भी कहता है कि वो लेवल 1 है और ऐसी कोई चीज कर ही नहीं सकता। ये बोलकर वो कोची को अपनी कार्ड दिखा देता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि वो लेवल 1 है। कोची को समझ आ जाता है कि वॉइड एट्रीब्यूट एक बेकार एबिलिटी होती है और उसे लगता है कि उसने अपना वक्त वेस्ट कर दिया। इस बात से वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसके पास पहले ही काफी काम पड़ा है। वो मुड़कर दरवाजा खोलता है, माफी मांगता है टाइम वेस्ट करने के लिए और एडवाइस देता है कि आगे से लो प्रोफाइल रखना ताकि उसे एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। मिसादो उसे जाते हुए देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर उसे लगता है कि ये बंदा काम आ सकता है। उसे समझ आता है कि कोची इवाको के इनर सर्कल का हिस्सा है और उस पर किसी को शक नहीं होगा, मतलब उसे आसानी से मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोचकर मिसादो डिसाइड करता है कि अब उसके मैजिक को टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है। कुछ देर बाद कोची डायरेक्टर को सारी सिचुएशन का रिपोर्ट देता है। इवाको ध्यान से सुनता है और कहता है कि ये एकेडमी की इन्वेस्टिगेशन फेल लग रही थी। पलटकर इवाको बोलता है कि उसने स्पेशली कोइची को वार्न किया था कि किस टाइप के लोगों के साथ काम करे वो ध्यान रखे। कोइची प्रिंसिपल को सच्चे दिल से सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो पूरी सिचुएशन चेक करेगा। इवाको बोलता है कि अगर ये बात बाहर चली गई कि वो रोकी हंट में इन्वॉल्व था तो उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद वो कोइची का थोड़ा सा मुंह पकड़ के चिन से ऊपर करता है और बोलता है कि एक इंपॉर्टेंट बात समझ ले, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कोइची को भी बिना सोच समझ कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा। कोइची झुककर बोलता है कि उसे रिस्क पूरी तरह समझ आ रहा है, पर दिमाग में वो इरिटेट हो रहा होता है कि यू से ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। वो ये भी सोचता है कि अगर पहले से पता होता कि ये सब ऐसा होगा तो वो अपने हायर किए हुए लोगों पर और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता। इवाको बोलता है कि एक बात उसे अभी भी समझ नहीं आ रही। कोइची थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि क्या बात है। इवाको बोलता है कि रिपोर्ट के हिसाब से जिस स्टूडेंट का जिक्र हो रहा है वो कम से कम 3rd ईयर का होना चाहिए, पर एकेडमी में कोई भी 3rd ईयर स्टूडेंट नहीं है जो कल रात डंजन गया हो। इवाको बोलता है कि उन लोगों ने शायद न्यूबी हंट के टाइम किसी मॉन्स्टर से टकराकर झूठ बोल दिया होगा। उसके हिसाब से ये कंक्लूजन ज्यादा सही लगता है बजाय इसके कि कोई एक स्टूडेंट अकेला उन हंटर्स को हरा दे। कोइची हैरान होता है और सोचता है क्या ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक ऑप्शन है। इवाको बिना डाउट के बोलता है कि इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, एक अल्ट्रा अनयूजुअल सिनेरियो हो सकता है पर वो मुश्किल लगता है। तब कोइची को वो स्टूडेंट फाइल याद आती है जो उसने सुबह देखी थी, तो वो पूछता है कि क्या कोई यूनिक एट्रीब्यूट इन्वॉल्व हो सकता है। इवाको सोचता है और बोलता है कि पॉसिबल तो है पर उसे बिलीव करना मुश्किल लगता है। कोइची के चेहरे पर चालाक सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो बोलता है कि ये काम उस पर छोड़ दो, वो बहुत जल्दी हैंडल कर लेगा। कुछ वक्त बाद सीन शिफ्ट होता है एक छोटे डंजन में जहां फिर से मॉन्स्टर रेड चल रही होती है, पर इस बार स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेड दिक्कत आती है क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा फास्ट और चालाक निकले। एक जायंट बंदर सारे स्टूडेंट्स को डरा देता है और कम सुरक्षित बच्चों पर जंप करने वाला होता है। कुछ पल बाद कोई शख्स पावरफुल मैजिक से उस बंदर की पीठ पर अटैक करता है। ज्यादा डैमेज सह नहीं पाता और बंदर जमीन पर गिरकर बेहोश जैसा हो जाता है और फिर मर जाता है। कोइची सारे स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि फॉर्मेशन में रहो और ऐसे क्रीचर्स से मत डरो, इन्हें मारना इजी है। स्टूडेंट्स हैरान होकर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वो उसके क्लैन ज्वाइन कर लें। कोइची बाकी मॉन्स्टर्स भी खत्म कर देता है और बोलता है कि डंजन का ये एरिया अब क्लियर समझो। उसके साथ ही उसकी तारीफ करते हैं कि उसने कमाल का काम किया, पर वो उनकी बात को इग्नोर करके बोलता है कि आगे का काम वो खुद कर लेंगे और फिर अपना काम करने लगता है। थोड़ा दूर जाकर वो बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि वो वही करे जिसके लिए वो यहाँ आया है। ये बोलते हुए वो एक अजीब सी चेन निकालता है जिसमें आंखों जैसी चीजें बनी होती हैं और उससे बात करता है। वो चेन को कमांड देता है कि मिसातो चाहे जहां भी हो उसका लोकेशन रिवील करे। ऑर्डर मिलते ही चेन अजीब तरह से हिलने लगती है और फिर एक डायरेक्शन में पॉइंट करके बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। कोइची सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और अब वो सोच रहा है कि इस स्टूडेंट को एक्सीडेंट जैसा दिखा के मार सकता है। वो बोलता है कि उसे बहुत शॉक लगा जब पता चला कि मिसातो एक असली हंटर निकला। उसे याद आता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मिसादो ने कितना बखेड़ा खड़ा किया था और ऊपर से जो हुलिगन्स मिसादो से पिट गए थे उनकी सुनाई हुई कहानी में भी उसकी बहुत इंटरेस्ट थी। उनकी पूरी कहानी सुन के सारे डिटेल्स समझ के उसने पूछा कि क्या सच में ऐसा हुआ था। हुलिगन्स कसम खा के बोले कि वो 100% सच बोल रहे हैं।
उनका कहना था कि वो लूजर ही उन पे पहले अटैक करने आया था। उन्होंने ये भी बोला कि उसने वही मैजिक यूज किया जो वो लोग करते हैं, बस उसका मैजिक उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। एग्जाम्पल देते हुए बोले कि उसने ऐसी आग बनाई जैसी उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। कोची ये सब शक से सुनता है और मानता है कि उसे भी यकीन करना मुश्किल लग रहा है, पर वो कहता है कि जो उसे चाहिए था वो सब पता चल गया है और अब वो इस स्टूडेंट के अगेंस्ट एक्शन लेगा। हुलिगन्स में से एक खुशी से थैंक यू बोलता है, सोचता है कि अब शायद उनको घर जाने दिया जाएगा, पर जुल्मी कोची उनको दोबारा सुधरने का ऑर्डर दे देता है। बोलता है कि उसे ऐसे कमजोर लोग नहीं चाहिए जो किसी लूजर से हार जाएं। होलिगन्स दया मांगते हैं, बोलते हैं कि डील के टाइम ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था, पर कोची उनकी बात को बिल्कुल इग्नोर करता है। तभी उसे होलिगन्स के लीडर के दिमाग की आवाज सुनाई देती है। वो परेशान सा गुंडा सोच रहा होता है कि ये बंदा अब इंसान रहा ही नहीं, एक नए लेवल पे पहुंच गया है। कोची सोचता है कि इस आदमी की आंखों में जो डर है वो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। ये कंफर्म करने के लिए वो एक स्पेशली तैयार की हुई लेसन जो एक बिल्ली कैट के फॉर्म में बनाई गई थी भेजता है। कोची अंदाजा लगाता है कि ये सब बस एक आर्टिफैक्ट का काम है जो पावरफुल इल्यूजन्स बनाता है। उसका मानना है कि ये लड़का नोविस हंटर्स को किसी चालाक तरीके से हरा दिया होगा। आगे चलते हुए वो एक और मॉन्स्टर की लाश देख लेता है जो बहुत ही डरावनी तरीके से मारा गया था। कोची उस बॉडी को ध्यान से चेक करता है और सोचता है कि क्या ये भी उसी स्टूडेंट ने किया होगा, और करीब देखने पर उसे फायर अटैक के निशान मिलते हैं, तो वो सोचता है कि ये बंदा बिल्कुल सिंपल नहीं है। घमंडी सी स्माइल के साथ वो आगे बढ़ता है, बोलता है कि ये पावर अभी कुछ भी नहीं। अपने टीचर को याद करके जिसने सेंट्स की पेंटाग्राम छोड़ी थी, वो सोचता है कि उसका टीचर भी आराम से ऐसा कर सकता था, पर अभी के लिए उसके पास ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। लेकिन एक दिन वो सबको पार करके आगे बढ़ना चाहता है। कोची चाहता है कि एक दिन वो उस स्क्वाड का हिस्सा बने जिससे वो पूरी दुनिया को रूल कर सके। दुनिया पे राज करने का ख्याल उसके चेहरे पे विलन वाली स्माइल ला देता है, पर वो ये भी समझता है कि ये गोल तभी पॉसिबल है जब कोई भी उसकी हंटर्स से कनेक्शन की बात ना जान ले। इसलिए वो सोच रहा है कि एक विटनेस को हटा देना ही सही होगा, वरना फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए वो सोचता है कि अब बहुत कम रह गया है और जल्दी ही वो पहुंच जाएगा। कोची हैरान होता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट डंजन के इतने अंदर क्या कर रहा है। अगला मोड़ क्रॉस करते ही वो शॉक में रुक जाता है। उसके सामने एक अजीब मंजर होता है। मिसादो एक ह्यूज पहाड़ जैसी मॉन्स्टर्स की लाशों के ऊपर बैठा होता है और वो सब मॉन्स्टर्स उसने बिना किसी मुश्किल के हरा दिए होते हैं। मुस्कुराते हुए मिसादो कहता है कि तुम लेट हो, मैं तो काफी देर से वेट कर रहा हूँ। कोची छुपके से छुप जाता है और घबराहट में सोचता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। फिर उसे डर लगता है कि शायद मिसादो ने उसकी प्रेजेंस फील कर ली, और फिर कुछ ऐसा होता है कि मिसादो उसके दिमाग की थॉट्स पढ़ लेता है और वही सवाल दोबारा बोल देता है जो कोची के दिमाग में चल रहे होते हैं। कोची समझ जाता है कि अब उसके अपने थॉट्स भी प्राइवेट नहीं रहे, पर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। मिसादो के पास धीरे धीरे आते हुए कोची संभल कर पूछता है कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मिसादो बोलता है कि उसने सुना था कि इवाको ने उसे चूज किया, पर असल में वो इतना इम्पोर्टेंट निकला ही नहीं। फिर पता नहीं कैसे वो ये भी जान लेता है कि कोची नए लोगों का शिकार करता है और उनसे पैसे तक से लेता है। इसके बाद वो उसको सीधा सीधा ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कोची शॉक में पूछता है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज कैसे पता चली, क्योंकि ये बात कोई बता ही नहीं सकता था। मिसादो जवाब देने का कोई मूड नहीं रखता और बोलता है कि कोची एक सेडिस्ट है जो दूसरों को दर्द देके मजा लेता है। वो जोर से कहता है कि शायद कोची को कभी समझ ही नहीं आया होगा कि शिकार बनने का एहसास कैसा होता है। एक डरावनी स्माइल के साथ मिसादो बोलता है कि अब वो उसे दिखाएगा कि विक्टिम बनना कैसा लगता है। वो कहता है कि अपनी सुपर पावरफुल मैजिक से वो कोची को नचाएगा। कोची गुस्सा होकर बोलता है कि मिसादो बहुत डेंजरस है और जिंदा रहने लायक नहीं। फिर वो अपनी तलवार समन करता है और बोलता है कि वो इसे अपनी जोरदार एम्बिशन से एन्चांट करेगा। आगे दौड़ते हुए वो चिल्लाता है कि उसे अपने ओपोनेंट को हराना ही होगा ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। मिसादो उसको हंसकर देखता है और पूछता है कि क्या यही उसकी असली स्ट्रेंथ है। फिर वो एक बड़ा सा फायरबॉल उसकी तरफ फेंक देता है, सोचता है कि शायद यही जीतने के लिए काफी हो। कोची आराम से मैजिक तोड़ देता है और बोलता है कि क्या सच में वो सोचता है कि इतनी कमजोर चीज से वो उसे हरा देगा। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही एक बिजली का तीर उसकी तरफ आता है जिसे ब्लॉक करना पड़ता है। कोची लास्ट मोमेंट पर इसे रोक तो लेता है, पर उसके बॉडी को कई 10 मीटर पीछे उड़ा देता है।
जैसे ही वो रुकता है उसके पैरों के नीचे से जमीन के कांटे निकलने लगते हैं। वो तेज गोल गोल मूवमेंट करके उन सब को छोटे टुकड़ों में काट देता है। कोची अब समझता है कि हालात खराब है क्योंकि मिसादो मल्टी एट्रीब्यूट मैजिक यूज कर सकता है। वो चीख कर पूछता है कि उसकी वॉइड मैजिक का क्या हुआ और ये लड़का एक साथ इतने एलिमेंट्स कैसे कंट्रोल कर रहा है। मिसादो उसके पीछे इंस्टेंट मटेरियलाइज होता है और उसके पीछे से घुसा मारने की कोशिश करता है, पर कोची वक्त पर मुड़ जाता है और ज्यादा गुस्से में आकर कोची बोलता है कि मिसादो सिर्फ उसकी बड़ी प्लानिंग में रुकावट डाल रहा है। दोनों कुछ ब्लोज एक्सचेंज करते हैं और फिर साइड में कूद जाते हैं। मिसादो हैरानी से पूछता है कि ये ग्रैंड प्लान्स आखिर हैं क्या। कोची दीवानी आंखों के साथ बोलता है कि वो एक दिन इवाको को पार करके उसकी सीट ले लेगा। उसकी आंखों में पावर का पागलपन चमकने लगता है और बोलता है कि वो एक दिन सेंट्स में से एक बनेगा। मिसादो पूछता है कि सिर्फ इवाको ही क्यों, और भी सेंट्स हैं। कोची हंसी रोक नहीं पाता और बोलता है कि जवाब तो ऑब्वियस है, पर फिर भी डिटेल में बता देता है। इवाको बाकी सेंट्स के बीच एक आउटकास्ट है क्योंकि वो वीक और पैथेटिक है। कोची के प्लान के हिसाब से जब वो सेंट बन जाएगा तो वो पूरी दुनिया जीत लेगा और शुरुआत करना हमेशा सबसे कमजोर लिंक से ही लॉजिकल होता है। मिसादो नजर हटा लेता है, उसे ये प्लान बिल्कुल घिनौना लगता है। कोची उल्टी सी शक्ल बना देता है, समझने की कोशिश करता है कि मिसादो ने उसको इतना बुरा क्यों बोला। मिसादो बोलता है कि वो डर रहा था कि कहीं कोची उसके प्लान बिगाड़ कर इवाको तक पहले ना पहुंच जाए। फिर वो अपना चेहरा डरावने अंदाज में तोड़ मोड़ लेता है और बोलता है कि अगर कोची इतना ही बेकार है तो उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं। इन बेइज्जती भरी बातों से कोची का कंट्रोल टूट जाता है। वो आगे झपटता है और चीखता है कि चुप हो जा। फिर वो पूछता है कि पावर की भूख में क्या गलत है, पैसे और औरतें चाहने में क्या गलत है। वो बोलता है कि वो इतनी ताकत चाहता है कि सब डिसेंट को हमेशा के लिए चुप करा सके और जो चाहे वो हासिल कर सके। वो क्लेम करता है कि उसे ऐसी ताकत चाहिए जिससे वो पूरी दुनिया पे राज कर सके, और कोची बच्चे की तरह सोचता है कि अगर वो सेंट बन गया तो जो चाहे वो कर लेगा। वो ये तक बोलता है कि जब उसके सपने पूरे हो जाएंगे तो वो एक फीमेल सेंट को अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा। मिसादो बोलता है कि इन बच्चे वाली फैंटेसी सुनने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो यहाँ इस काम के लिए आया ही नहीं। उसे लगता है कि अब फाइट खत्म करने का टाइम आ गया है, तो वो एक फास्ट ब्लो मारकर आराम से अपने ओपोनेंट को हरा देता है। कोची डर के आंखों से देखता है कि उसकी तलवार टूट टूट कर बेकार टुकड़ों में गिर रही है। मिसादो उसके पास आता हुआ बताता है कि वो पूरा टाइम एक पावरफुल स्पेल प्रिपेयर कर रहा था। कोची एक्सट्रीम हॉरर महसूस करता है और चिल्लाता है कि पास मत आना, पर मिसादो बिना रुके बोलता है कि अब वो उसे अपनी धुन पर नचाएगा। वो करीब आकर एब्सोल्यूट हिप्नोसिस का स्किल यूज करता है, जिससे कोची का कॉन्शियसनेस हिल जाता है। वो थोड़ी देर के लिए अपनी पर्सनालिटी ही खो देता है और उसकी आंखें पूरी तरह खाली हो जाती हैं। स्पेल की पावर बढ़ते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। मिसादो बोलता है कि इस स्पेल को चलाने के लिए ओपोनेंट की स्पिरिट तोड़ना जरूरी होता है। थोड़ी देर बाद वो ऑर्डर देता है कि खड़ा हो जा, और बिना होश के कोची के हाथ हिलते हैं और एक अजीब फोर्स उसे खड़ा कर देती है। कोची डेड सी आवाज में बोलता है कि अब वो दिए गए हर ऑर्डर को पूरा करेगा। मिसादो बुरी मुस्कान के साथ सोचता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। वो कोची को ऑर्डर देता है कि मिशन पर फोकस रखे और बाकी इंस्ट्रक्शंस बाद में मिलेंगी। फिर बोलता है कि नॉर्मल बिहेव कर ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनते ही कोची की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और वो पहले की तरह बिहेव करने लगता है। वो बोलता है कि मैं ग्रुप के पास लौट रहा हूं ताकि मिशन कंटिन्यू कर सकें। मिसादो उसको ध्यान से देखकर कंफर्म करता है कि स्पेल ठीक से चल रहा है, फिर स्माइल करता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व करके वो एक और कॉरिडोर की तरफ जाता है, तभी एक पहचानी हुई लड़की असारी सामने आ जाती है। वो पूछती है कि वो कहाँ था और बोलती है कि वो उसे लेकर वरीड थी। मिसादो माफी मांगता है और बोलता है कि वो थोड़ी देर कोची के साथ था। असारी हैरानी से पूछती है कि ऐसे टाइम पर क्या बात हो सकती है, तो मिसादो बोलता है कि वो लोग सपने पूरे करने के तरीके डिस्कस कर रहे थे। असारी पूछती है कि कोई काम की बात मिली, तो मिसादो कहता है कि कोची ने उसे एक बहुत बढ़िया एडवाइस दी जिससे उसका एक सपना जल्दी पूरा होगा। असारी स्माइल करती है और बोलती है कि आस है उसे ज्यादा वेट ना करना पड़े। तभी कोची सब स्टूडेंट्स को बुलाकर बोलता है कि ट्रेनिंग खत्म हो रही है और अब सबको वापस चलना चाहिए। असारी एमसी को बोलती है कि उसके पीछे चलो वरना तुम लोग यहीं छूट जाओगे। मिसादो सोचता है कि उसे असली खुशी है कि वो इस एकेडमी का हिस्सा बना, क्योंकि यहाँ उसने इंपॉर्टेंट कनेक्शंस बना लिए। कुछ देर बाद इवाको दोबारा कोची से बात करता है और पूछता है काम कैसा चल रहा है। कोची बोलता है कि बिल्कुल उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यूनिक एबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स ग्रो हो रहे हैं। वो एक स्टूडेंट को दिखाता है और बोलता है कि ये पहला स्टूडेंट है जिसमें एम्प्टीनेस का एस्पेक्ट एक्टिव हुआ। फिर वो ऐड करता है कि इंटरोगेशन में स्टूडेंट ने माना कि उसने हंटर्स को हराने के लिए मल्टी मैजिक यूज की। इवाको हैरानी से सोचता है कि ये कौन सी मल्टी मैजिक। कोची सोच रहा था कि वो किस बारे में बोल रहा होगा। कोची थोड़ा स्माइल करता जैसे सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा हो, पर वो अपने सारे कार्ड्स रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए बोलता है कि अभी उसके पास सारी डिटेल्स नहीं है, पर अगर उसे थोड़ा टाइम दिया जाए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आ जाएगा। कोची उसे थोड़ी चालाक नजर से पूछता है कि वो अभी तक अपनी पोजीशन कैसे संभाले हुआ है।
इवाको कुर्सी पर थोड़ा हिलता है और बोलता है कि उसे अपनी पोजीशन में बहुत अच्छा लगता है। वो ये भी बोलता है कि उसने बहुत टाइम से किसी को टॉर्चर नहीं किया और ये स्टूडेंट उसके हिसाब से टॉर्चर के लिए एक सही कैंडिडेट लग रहा है। कोची बात आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि अचानक फोन जोर जोर से बजने लगता है। इवाको समझ जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है जो उससे प्राइवेट में करनी पड़ेगी। वो कोची को तुरंत निकालने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि सारे ऑर्डर्स बाद में देगा, जिसके जवाब में कोची बोलता है कि ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। इवाको फोन उठाता है और बोलता है कि वो ध्यान से सुन रहा है। दूसरी तरफ एक अननोन औरत बोलती है कि वो अपने फेवरेट डायरेक्टर की आवाज सुनकर बहुत खुश है और उनका कंपनी चूज करने के लिए थैंक्स करती है। इवाको का चेहरा तुरंत उदास हो जाता है और वो उससे बोलता है कि टाइम वेस्ट मत करे। फिर वो उसको लेया नाम से एड्रेस करता है और उसकी एक्स पेंटाग्राम साथी पूछती है कि क्या उसने अभी तक गिव इन नहीं किया। वो बोलती है कि उसे हैरानी हो रही है कि इवाको ने अभी तक हार नहीं मानी, जबकि वो दोनों एक साथ काम भी करते हैं। इवाको बोलता है कि वो बिल्कुल नहीं बदली, फिर कहता है कि वो अभी बिजी है और बात किसी और दिन करनी चाहिए। लेया हंसकर पूछती है कि एक इतना वंडरफुल डायरेक्टर जिसने अपनी पॉकेट्स पहले से भर ली हैं, अब क्या कर रहा होगा। इवाको उसे लैंग्वेज सुधारने को बोलता है, पर लेया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती है कि इवाको एक ऐसे स्टूडेंट को रिसर्च कर रहा है जिसका एट्रीब्यूट वॉइड है और उसे लगता है कि ये सब बिल्कुल बेकार मेहनत है। इवाको कहता है कि ये एस्पेक्ट असल में बहुत यूनिक और काफी वैल्यूएबल है। वो ये भी कहता है कि इस बंदे के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और लेया मुस्कुराकर इस बात से अग्री करती है। लेया याद दिलाती है कि मिसादो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसने टाइम वाला एस्पेक्ट यूज किया था। इवाको को अपनी पुरानी साथी याद आ जाती है और वो तुरंत गुस्से से भर जाता है। वो डिमांड करता है कि लेया उसका नाम लेना बंद करे, पर लेया हंसकर बोलती है कि वो पहले से काफी बदल गया है। फिर वो कहती है कि उसे इवाको से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो याद करती है कि जब मिसादो ने वो पावर अवेकन की थी तब एडवेंचरर्स के बीच का बैलेंस पूरा हिल गया था। स्माइलिंग वो बोलती है कि ठीक है, वो बाद में कांटेक्ट करेगी बिजनेस डिस्कस करने के लिए। फिर वो उसे गुड लक विश करती है और कॉल कट हो जाता है। इवाको उसे एक खुद में ही डूबी हुई औरत बोलकर गुस्सा निकालता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतने सालों बाद भी सिर्फ एक नाम सुनकर उसका इतना गुस्सा निकल आता है। फिर वो कहता है कि शायद अब टाइम आ गया है कि वो अपनी सारी इमोशंस बाहर निकाले। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके वो एकेडमी के ग्राउंड से निकलकर एक बिल्कुल नॉर्मल सी जंगल वाली जगह की तरफ चलता है। वहां एक लॉक्ड गैराज होता है और इवाको सोच रहा होता है कि वो अपनी विक्टिम को कैसे टॉर्चर करेगा। पास जाकर वो मैजिक लॉक एक्टिवेट करता है ताकि अंदर का रास्ता खुल जाए। वो मानता है कि वो सारा गुस्सा जो वो मिसादो पर नहीं निकाल पाया अब इस विक्टिम पर उतारेगा। कुछ ही पल बाद लॉक खुल जाता है और इवाको खुशी से तैयार हो जाता है अगले कुछ घंटे टॉर्चर करने के लिए। वो दरवाजे जोर से खोलता है और अपनी विक्टिम से माफी मांगता है कि उसे इतना वेट करवा दिया, पर ध्यान से देखने पर उसे पता लगता है कि गैराज बिल्कुल खाली है और विक्टिम गायब हो चुका है। इवाको समझने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है। जब वो कंफर्म कर लेता है कि वहां कोई नहीं है, तब अचानक कोची उसके पीछे आ जाता है, अपनी तलवार घुमाते हुए और एक तेज अटैक छोड़ते हुए। इवाको वो तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सिर्फ 2 उंगलियों से तलवार का स्ट्राइक रोक देता है। गुस्से में बोलता है कि उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो इतना थ्रेटनिंग ना दिखे। कोची इस डेवलपमेंट से सरप्राइज हो जाता है, पर इवाको बोलता है कि शायद वो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। वो पूछता है कि क्या कोची सच में सोचता है कि उसे इतनी इजीली हरा देगा। इन बातों के साथ वो अपने दुश्मन को बंधने के लिए कुछ एनर्जी चेंज समन करता है। कुछ ही मोमेंट्स में कोची फंस जाता है और मूव नहीं कर पाता। इवाको अपने अपोनेंट को एक पावरफुल किक देता है और बोलता है कि ऐसे आदमी उसका बराबर नहीं हो सकते। कोची जमीन पर गिरता है और दर्द से मफल्ड ग्रोन्स निकलते हैं। इवाको करीब आके बोलता है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया, उसके अगेंस्ट जाके। वो कहता है कि कोची ने अपने फूलिश डिजायर्स और सेंसलेस एम्बिशन से खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया। अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि इवाको अब भी वही इडियट है जो वो हमेशा से था। इवाको डर के पलट कर देखता है और सोचता है कि कौन इतनी हिम्मत करके ऐसा बोल रहा है। मिसादो बोलता है कि इवाको अब भी स्ट्रॉन्ग के सामने झुकता है और अपना गुस्सा वीक पे निकालता है। वो ऐड करता है कि इवाको बिल्कुल नहीं बदला और अब भी वही पैथेटिक और स्टूपिड इम्प्यूडेंट आदमी है। इवाको गुस्से में पूछता है कि उसके बात करने की हिम्मत कैसे हुई और कहता है कि वो अकेडमी का डायरेक्टर है और ऐसे नहीं बात की जा सकती। मिसादो नोट करता है कि जो वर्ड्स उसने कोची से बोली वो उसके लिए परफेक्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन लगती हैं। इवाको पूछता है कि ये कौन है, पर मिसादो बोलता है कि वो इतने इंपॉर्टेंट मामले में जल्दी नहीं करना चाहता। स्टर्न नजर से देखते हुए वो कहता है कि फाइनली जब वो मिल गए हैं तो शांति से बात करनी चाहिए। कुछ स्टेप्स और आगे बढ़कर मिसादो अपने अपोनेंट को नाम से बुलाते हुए दिखाता है कि वो उसको बहुत अच्छी तरह जानता है।
इवाको अपनी ताकत को बुलाता है और डिक्लेयर करता है कि वो खुद को एक पैथेटिक फूल नहीं बनने देगा। उसका गुस्सा मैजिकल फॉर्म लेना शुरू कर देता है और उसके पैरों के नीचे जमीन तेज स्पीड से ऊपर उठती है। इवाको प्रॉमिस करता है कि वो दिखाएगा कि उनकी स्ट्रेंथ में कितना बड़ा डिफरेंस है, ताकि कोची का आरोग्य थोड़ा ठंडा हो जाए। वो एक जायंट स्टोन हैंड समन करता है और बोलता है कि अब एनिमी को वो अर्थ मैजिक का टेस्ट मिलेगा जो उसने बहुत टाइम से ट्रेन किया है। वो ये भी बोलता है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, इस ब्लो से नहीं बच सकता। एक तेज और डिस्टिंक्ट मूवमेंट से वो मिसादो को तुरंत आफ्टर लाइफ भेजने का ऑर्डर देता है और इंटरफेयर नहीं करने को कहता है। वही पल एक जायंट फिस्ट मिसादो की तरफ उड़ने लगती है, पर मिसादो बिल्कुल स्टिल रहता है। एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और कुछ देर के लिए मिसादो का फेट इवाको के लिए मिस्ट्री बना रहता है। इवाको प्री मैच्योर सेलिब्रेट करने लगता है और हंसी में कहता है कि स्टूडेंट्स जब कॉट होते हैं तब यूजुअली ऐसा ही होता है। ध्यान से देखने पर वो समझता है कि अटैक ने उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया जो शेल्टर का काम कर रही थी। इवाको रियलाइज करता है कि अब उसे नई जगह ढूंढनी पड़ेगी अपना गुस्सा निकालने के लिए। जैसे ही वो उस डायरेक्शन में बढ़ता है, वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन था, पर एनिमी को वही रहना पड़ेगा। अपना हाथ से स्वेट वाइप करता है और नोट करता है कि ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ट्रबल क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वो हॉरर में रुक जाता है। स्मोक क्लियर होने पर क्लियरली समझ आता है कि उसका अटैक कोई डैमेज नहीं कर सका। इवाको एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। मिसादो कंटिन्यू फुल अकड़ में ही रहता है और बोलता है कि उसने इतनी ज्यादा कड़क रिएक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। हाथ पॉकेट में डालते हुए वो बोलता है कि वो तो बस थोड़ा बातचीत करके चीजें क्लियर करना चाहता था। इवाको सोचने लगता है कि ये स्टूडेंट आखिर बचा कैसे, जब इसको एक बड़ी सी मिट्टी की मपट वाली मुक्का लग चुकी थी। वो पूछता है कि ये बंदा है कौन और तुरंत अपना नाम बोलने को कहता है ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। मिसादो थोड़ा टाइम लेने का सोचता है और बोलता है कि क्या सच में वो उसे नहीं पहचान रहा। फिर वो अपने पुराने जन्म जैसे एक्सप्रेशन लेने की कोशिश करता है, पर बैडली फेल हो जाता है। इवाको कंफ्यूज्ड होकर उसको देखता है और बोलता है कि उसने इतना बड़ा उल्लू पहले कभी नहीं देखा, इसलिए नाम तुरंत बोल। मिसादो बोलता है कि ऐसे बोलकर तुमने मेरे बहुत ही नाजुक इमोशंस को हर्ट किया है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या इयो ने उसको सच में भूल दिया जैसे ही उसने अपनी ऑरा बदली। इवाको को अपनी कसम वाली दुश्मनी का एहसास होता है और वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। वो 2-3 कदम पीछे चलता है, पर उसका बैलेंस धीरे धीरे हिलने लगता है। सर पकड़कर वो बोलता है कि ये बंदा मिसादो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 20 साल पहले मर चुका माना जाता था। ये बात उसे डाइजेस्ट ही नहीं होती। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक चमकदार आइडिया आता है। वो एमसी की तरफ मुड़कर बोलता है कि ये बेवकूफी का तमाशा बंद कर, और पूछता है कि क्या उसने टीवी पर चलने वाली लेटेस्ट न्यूज नहीं देखी। दांत भींचकर वो बोलता है कि उसे मिसादो नाम के गंदे इंसान के बारे में सुनना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हाथ घुमाते हुए वो अपनी नई मैजिकल पावर बुलाता है और बोलता है कि मिसादो इस दुनिया में बचा ही नहीं। जोर से मिसादो की डेथ का ऐलान करता है, अपने आसपास एक छोटा सा टॉर्नेडो क्रिएट करता है और यूस एनिमी की तरफ फेंकने को तैयार हो जाता है। मिसादो एक थकी हुई सांस छोड़ता है। उसे लगता है कि इस स्पेस पर तो वो थोड़ा सा भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अपने ओपोनेंट की तरफ मुड़कर वो बोलता है कि वो हमेशा वही मानता था जो उसके फायदे में हो। इवाको उसे बकवास बंद करने को बोलता है और कहता है कि पास आ जा ताकि उसे मार सके। मिसादो मुस्कुराता है और बोलता है कि ऐसे रिएक्शन से पता चलता है कि उसको अभी भी अपनी जमीर की थोड़ी सी चुभन होती है। वो बोलता है कि उसके ये जबरदस्त अल्फाज लोगों के कहने से ही आए हैं और इसीलिए उसने ये गंदी हरकत की। मिसादो ओपनली उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसको धोखेबाजी से जायंट मॉन्स्टर के मुंह में डाल दिया था। इवाको पूरा कंट्रोल खो देती है और एक बड़ा सा मैजिक प्रोजेक्टाइल फेंक कर कहती है कि तुरंत चुप हो जा। मिसादो को लगता है कि अब असली पल आ गया। वो आगे कूदता है ताकि स्पेल तोड़ दे। एक तेज हाथ का झटका देता है और उसका असर तुरंत दिखता है। इवाको डर के साथ देखती है कि उसका मैजिक कमजोर पड़ रहा है और समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। मसला ये है कि ये मैजिक उसे बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है और दिमाग में बुरी यादें भर देता है। वो अपने पुराने दिन याद करता है और समझता है कि ये वाला मैजिक तो मिसादो ही यूज करता था। तभी एक तेज और चमकते हुए धमाके की आवाज उसके बिल्कुल पास होती है। वो यकीन नहीं कर पाता और धीमी धुत से घुटनों पर गिर जाता है। वो बोलता है कि मिसादो तो डंजन में बंद था, मतलब वापस आने का कोई चांस ही नहीं। मिसादो उसके पास आके बोलता है कि हाँ, वो सच में अंदर बंद किया गया था और उसको अंधेरे में फेंक दिया गया था। इवाको हिम्मत ही नहीं करती ऊपर देखने की और सोचती है कि क्या ये सच में मिसादो ही है। मिसादो थोड़ा झुक कर बैठता है और बोलता है कि बहुत टाइम हो गया था जब उनकी लास्ट बार मुलाकात हुई थी। मुस्कुराते हुए मिसादो बोलता है कि हाँ, काफी अरसा हो गया और वो खुश है कि इतने सालों बाद भी उन्होंने उसे याद रखा। इवाको को पूरे शरीर में निराशा बस जाती है, पर वो डिसाइड करता है कि इस फीलिंग से आखिर तक लड़ना होगा। फिर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और बढ़ती गुस्से से खुद को हिम्मत देता है। वो कहता है कि उसे बेवकूफ मत समझो और बोलता है कि अगर यह मान लिया जाए कि मिसादो मल कर वापस आ गया तो इसका सीधा सा मीनिंग नहीं होता, मतलब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाथ उठाकर वो एक और एनर्जी का गोला बनाता है।
भूत तो चुपचाप रहते हैं, बोलकर वो मिसादो की तरफ कई प्रोजेक्टाइल्स चला देता है। मिसादो शांति से हाथ पॉकेट में डाल लेता है और साइड में कूदकर अटैक्स आसानी से डॉज कर देता है। पर ये इवाको का अकेला ट्रिक नहीं है अपनी पोजीशन बचाने के लिए। मिसादो अलग अलग लेवल के सारे अटैक्स बिना किसी मुश्किल के बचा जाता है। इवाको उसे एक बदतमीज पपी बोलता है जो अपने ऊपर बहुत भारी घमंड रखता है, सिर्फ अपनी फुर्ती पर भरोसा करके। वो सोचता है कि इसे चाहे जो हो जाए एडवांटेज अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। उसे याद आता है कि गोल्ड डिगिंग एरा में वो कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं था और अभी भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है या अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिल सकता। हाथ में पहने हुए स्पेशल जेम रिंग से वो मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही साथ समन करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वो सीक्रेट टेक्निक दिखाएगा जो उसने 20 साल लगाकर बनाई है। अपने डुअल विंड और अर्थ मैजिक से वो सही निशाना लेकर फुल पावर रिलीज करता है। पत्थर के बहुत सारे सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स जो हवा से और तेज हो गए थे, मिसादो की तरफ तेज रफ्तार से जाते हैं। जैसे ही हिट होते हैं, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जो विक्टिम को इवाको की नजरों से गायब कर देता है। थोड़ा थका हुआ वो पूछता है कि ओपोनेंट को ये कैसा लगा और बोलता है कि ये उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक थी। धुआं हटने पर उसे दिखता है कि मिसादो का कोई निशान बचा ही नहीं। वो समझ जाता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब उसने दुश्मन की हिम्मत और जिंदगी दोनों तोड़ दी। इसके बाद उसके चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ जाती है और वो हंसने लगता है। आगे देखते हुए वो खुद को बोलता है कि आखिरकार उसका प्लान काम कर रहा है। इवाको अपने आप पर गर्व महसूस करता है और बोलता है कि उसने आज उस साले फ्रीक मिसादो को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपने हाथ को देखते हुए वो मानता है कि ये सोचना गलत था कि सालों में वो बिल्कुल बदल गया होगा। वो बोलता है कि पिछले 20 सालों में उसने एक्सपीरियंस और ताकत दोनों जमा की है। इवाको दावा करता है कि जो आदमी लोग 20 साल पहले जानते थे वो कब का मर चुका। अकड़ से बोलता है कि उसे कभी भी रास्ते में नहीं आना चाहिए था, चाहे वापस क्यों ना आ गया हो। वो खुद को और कन्विंस करता रहता है कि 20 सालों में उसका लेवल काफी बढ़ गया है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अपनी सेल्फ एडमिरेशन की मीटिंग खत्म करके वो सांस छोड़ता है और सोचता है कि अब स्नैक्स खाने का टाइम है और घर जाने का। वो खुश होता है कि अब वो मिसादो से फ्री है और कोई उसे नीचे देखने की जुर्रत नहीं करेगा। घमंड बार बार उस पर चढ़ जाता है और वो बोल देता है कि वो हमेशा से होली पेंटाग्राम में सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है। उधर मिसादो सोच रहा होता है कि क्या इवाको अब खत्म हो गया या उसको थोड़ा और टाइम दे जब तक वो खुद की तारीफ करके थक नहीं जाता। इवाको एमसी की तरफ देखता है जो बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ और खुद से पूछता है कि ये हो क्या रहा है। मिसादो बोलता है कि हाँ, इवाको सच में पावरफुल मैजिक करने लगा है जैसे कि इस जमाने का एक हीरो करता है, और वो ये भी ऐड करता है कि अब वो अपनी पूरी ताकत रिलीज कर सकता है। इवाको को समझ आ जाता है कि उसके सामने एक असली मॉन्स्टर खड़ा है जिसे कुछ भी मिटा नहीं सकता। पर वो ये भी जानता है कि अब वो पीछे नहीं हट सकता क्योंकि इतनी सालों तक उसने सिर्फ ताकत पाना ही सीखा है। आगे कूदते हुए वो बोलता है कि अब कोई भी उसके बड़े प्लान के बीच नहीं आ सकता। ये बोलकर वो एक जायंट स्टोन हैंड बनाता है जो मिसादो को पकड़कर कुचल दे। कुछ लम्हों बाद वो अपना मुट्ठी जोर से बंद करता है, सोचता है कि एक ही मूव में सब खत्म हो जाएगा। उसे खुशी होती है कि अटैक लगा और अगर मिसादो बच भी गया तो 2-4 स्पेल से काम खत्म हो जाएगा, ऐसा वो सोचता है। मिसादो निराशा से बोलता है कि इतने सालों बाद उसने एक टॉप लेवल मेज से ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। फिर वो वाटर मैजिक का यूज करके आराम से अपने आप को आजाद कर लेता है। उसे लगता है कि इवाको अभी भी बस जोर जोर से भौंक ही रहा है। पानी पत्थर की मुट्ठी को तुरंत गीली मिट्टी जैसा बेकार बना देता है जो सबके सामने टूटकर गिर जाती है। मिसादो पूछता है कि क्या इवाको को सच में लगा कि ये चीजें उसको हरा देने के लिए काफी थीं? इवाको को लगता है कि हालात और खराब होते जा रहे हैं और अब उसे पूरी जान लगानी पड़ेगी, लेकिन डर उस पर चढ़ जाता है और वो हवा के बड़े बड़े काटने वाले अटैक्स फेंकने लगता है। उन्हें कहता है कि उसके पास मत आना। मिसादो एक तेज और कॉन्फिडेंट हाथ की मूवमेंट करता है और उन सब हवा के स्लैशेस को जीरो कर देता है। एक ह्यूज हरिकेन क्रिएट होता है जो सारे विंड कट्स को खा जाता है और उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इवाको इतनी हैवी मैजिकल एनर्जी के लिए तैयार ही नहीं था। सब कुछ रास्ता साफ करते हुए उसके ऊपर टूट पड़ता है। हर सेकंड के साथ उसके पैर संभालना मुश्किल होता जाता है और आखिर वो बैलेंस खो देता है, झेल नहीं पाता और जोर से एक पेड़ से टकरा जाता है। और इससे पहले कि वो संभाले, एक और प्रोजेक्टाइल उसकी तरफ उड़ रहा होता है। मिसादो उसके पास दौड़ कर आता है। उसका हाथ बंद मुट्ठी बन चुका होता है और आग से जल रहा होता है। इवाको समझ जाता है कि अब रेजिस्टेंस का टाइम गया। वो घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। बोलता है कि वो बहुत बहुत सॉरी है, अपना गुनाह मानता है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की बात करता है।
मिसादो उसकी बात सुनता तो है, पर उसके चेहरे का एक भी मसल नहीं हिलता, चाहे वो कितनी भी बेगार में रिक्वेस्ट करे। इवाको सोचता है कि मिसादो तो हमेशा से सिंपल और दयालु बंदा था, शायद फिर से बेवकूफ बन जाए। पर उसके शौक के लिए मिसादो गुस्से से बोलता है कि चुप हो जा, लास्ट टाइम भी इसी बकवास पर वो फंस गया था। फिर वो सोचता है कि क्या इस बार वो फिर से बेवकूफ बनेगा। इवाको उससे रिक्वेस्ट करता है कि डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रुक जाए, याद दिलाता है कि पिछले वक्त वो दोनों अच्छे दोस्त थे। मिसादो पूरा गुस्सा और नफरत भरकर इवाको की तरफ कूदता है और एक जबरदस्त फायर चार्ज मुक्का उसके मुंह पर जोड़ देता है। उसके बाद अटैक्स की एक आंधी आती है। मिसादो बिना रुके बिना सोच के छोड़ो छोड़ी करता रहता है। इवाको को लगता है कि उसके अंदर के अंदर खून बह रहा है, पर वो जिंदा अभी भी है। धुंधली सी मिसादो की सिलुएट को देखकर उसे समझ आ जाता है कि उससे पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। मिसादो फाइनल ब्लो देता है। यही वो अटैक होता है जो उनकी लड़ाई का पूरा दी एंड कर दे। मिसादो हारे हुए दुश्मन के पास जाकर बोलता है कि इस्तेमाल के लायक बचने के लिए उसे मिसादो का शुक्राना अदा करना चाहिए। पर बदकिस्मती से इवाको बेहोश होता है और ये सारी दया वाली स्पीच सुन ही नहीं पाता। मिसादो उदास हो जाता है कि ये कुछ सुन नहीं सकता, तो वो एक थोड़ा चालाक तरीका यूज करने का प्लान बनाता है। थोड़ी देर बाद इवाको होश में आता है और धीरे धीरे आसपास देखने लगता है। मिसादो उसका ध्यान खींचकर बोलता है कि अच्छा, तू फाइनली जाग गया। डर के मारे इवाको कई 10 मीटर पीछे कूद जाता है। वो फिर से मर्सी मांगने लगता है, क्लेमिंग कि वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। मिसादो सिर हिलाकर बोलता है कि अगर बस इतना ही डर है तो वो उसे नहीं मारेगा। फिर वो पास आकर ऐड करता है कि हाँ, इस तरह की सर्विस का एक प्राइस तो देना ही पड़ेगा। झुककर वो पूछता है कि क्या इवाको तैयार है उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। इवाको तुरंत हाँ में सर हिलाता है। मिसादो अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढने लगता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई हो। फिर वो अपना फोन निकालता है और उसमें लेया की फोटो दिखाता है। बोलता है कि उसे इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इवाको फोन पकड़ने की कोशिश करता है, पर मिसादो तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है, बिल्कुल चांस नहीं देता। ध्यान से देखकर उसे पता चलता है कि कॉल हिस्ट्री के हिसाब से लेया ने आज ही इसे कॉल किया था। गंभीर होते हुए मिसादो पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। इवाको बताता है कि लेया 3 दिन में जापान आ रही है और दोनों का बिजनेस टॉक हुआ था। मिसादो खुशी से मुस्कुराता है, समझ जाता है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है और अब नया टारगेट ढूंढने की जरूरत नहीं। उसके दिमाग में अंधेरी फैंटेसीज चलने लगती हैं और वो सोचता है कि इस औरत से वो जरूर बदला लेगा। जोर से खुद से बोलता है कि अब वो डिसाइड कर चुका है कि आगे क्या करना है। फिर वो फोन इवाको की तरफ फेंक देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा फेवरेट खिलौना वापस, पर डिमांड करता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना जैसे रोज करते हो, और याद दिलाता है कि उसकी असली पहचान का एक शब्द भी किसी को नहीं बताना। मिसादो ये भी रिवील करता है कि उसने इवाको के बेहोश होने के टाइम उसके दिल पर एक स्पेल डाल दिया है और धमकी देता है कि अगर इवाको ने कहीं भी उसकी आइडेंटिटी रिवील की तो उसके दिल की धड़कन तुरंत रुक जाएगी। वो हाथ दबोचता है और एक छोटा सा धमाका करके दिखाता है कि उसकी मौत कितनी जल्दी हो सकती है। इवाको इन सब बातों से इम्प्रेस भी होता है और डरा हुआ भी, समझ जाता है कि बेहतर है उसका मुंह बंद ही रहे। मिसादो बोलता है कि इवाको को बहुत ध्यान रखना होगा, किसी भी हालत में उसे नीचा नहीं दिखाना। हकीकत ये है कि ये सब एक बड़ा झूठ है। मिसादो ने कोई मैजिक नहीं किया, बस धमकी देकर ब्लफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इवाको बहुत ही डरपोक बंदा है और ऐसे ही आसानी से डरा दिया जा सकता है। मिसादो सोचता है कि वो हिप्नोसिस भी इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि पीछे एक खास मकसद छुपा है। एक सैडिस्टिक स्माइल के साथ वो सोचता है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि इवाको डर के बावजूद अपना ठीक चेहरा बनाए रखे और अंदर से टूटता रहे। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। एक प्लेन जापान में लैंड होने की तैयारी कर रहा होता है। लेया बिजनेस क्लास में शांति से बैठी होती है, खिड़की के बाहर देखते हुए। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि हम लोग लगभग पहुंच गए हैं और वो सामान पैक करने लगती है। उधर फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर्स को इन्फॉर्म करती है कि प्लेन अब डेस्टिनेशन के पास है। तभी एक औरत की जोर की चीख सुनाई देती है और लेया को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। प्लेन कुछ बैंडिटों ने हाईजैक कर लिया होता है। वो सबको फर्श पर बैठने और अपनी सारी कीमती चीजें निकालने का ऑर्डर देते हैं। हथियार दिखाकर सबको तुरंत मना लेते हैं। लेया बिल्कुल शांत रहती है, जिससे उसकी असिस्टेंट भी हैरान हो जाती है। बैंडिट वार्न करते हैं कि अगर किसी ने बात नहीं मानी तो खून बहेगा। लेया टाइम वेस्ट नहीं करती, वो सीधे आगे कूदकर उन चोरों को निशाना बनाती है। एक ही मूव में एक बैंडिट का हाथ पकड़कर उसे डिसार्म कर देती है और अपने ऊपर से उल्टाकर फेंक देती है। बेचारा क्रिमिनल समझ भी नहीं पाता कि क्या हुआ और लेया एक पल में कई अटैकर्स को धूल चटा देती है। डरे हुए पैसेंजर्स सब कुछ देखकर चुप हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत उनके सोच से ज्यादा अच्छी है। वो लेया की तरफ देखकर खुशी से बोलते हैं कि वो लोग बच गए, क्योंकि सैंट उनके लिए लड़ रही है।
कुछ देर बाद प्लेन सेफ तरीके से एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है और सारे क्रिमिनल्स पुलिस के हवाले कर दिए जाते हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लिया को बो करके बोलता है कि वो बता भी नहीं सकता कि वो कितना ग्रेटफुल है। लिया हल्की सी स्माइल करके बोलती है कि वो खुश है कि वो इस फ्लाइट में थी और लोगों को बचा पाई। वेपन्स को देखते हुए वो नोटिस करती है कि क्रिमिनल्स के पास ऐसे हथियार थे जो ट्रेस नहीं किए जा सकते। वो बोलती है कि आजकल ऐसे ग्रुप्स बढ़ गए हैं जो डंजन से मिलने वाले मटेरियल से बने इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। इससे वो कंक्लूड करती है कि उसे अपने स्टाफ को भी सेल्फ डिफेंस का इक्विपमेंट देना पड़ेगा। मैनेजर के पास जाके वो बोलती है कि उसे भी वैसे ही वेपन्स चाहिए जैसे एम्प्लॉयज यूज करते हैं। मैनेजर तुरंत बो करके प्रॉमिस करता है कि वो ग्रैटिट्यूड के तौर पर उन्हें इक्विपमेंट देगा। फिर लिया एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है ताकि बाकी इंपॉर्टेंट काम निपटा सके। अपने लोगों को कॉल करके वो रिपोर्ट देती है कि सब कुछ परफेक्ट हुआ और कैप्टर्स को रिलीज किया जा सकता है। उसकी असिस्टेंट पूछती है कि डील कितनी स्मूथ गई, तो लिया हंसकर बोलती है कि ये उसकी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वो ये भी बोलती है कि फेक हाईजैकर्स ने डील को सील करने में बहुत मदद की। फिर वो भीड़ को देखते हुए नोटिस करती है कि लोग उसका वेलकम कर रहे हैं और बोलती है कि इससे उसकी रेप्यूटेशन पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ा। भीड़ के लोग बोलते हैं कि उन्हें पता था कि एक हीरोइन जो आम लोगों की जान बचाती है वो इसी लायक है। लिया स्माइल करके उन्हें हाथ हिलाती है, ये जानते हुए कि उसने नियर फ्यूचर के सारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर लिए। लेकिन ये सब तो सिर्फ सरफेस है। लिया और भी बहुत कुछ छुपा रही है और अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि वो अपने पास्ट के कौन से राज दबा कर रखी है। गाड़ी से उतरते वक्त वो बोलती है कि अब वक्त आ गया है असली काम का, जिसकी वजह से वो जापान आई है। कुछ देर बाद वो इवाको एकेडमी पहुंचती है अपने पुराने दोस्त से मिलने। आयो जोर से नॉक सुनते ही समझ जाता है कि लिया आ गई है, मतलब अब उसे मिसादो का प्लान फॉलो करना पड़ेगा। लिया डोर खोलते ही ईयर टू ईयर स्माइल करके बोलती है कि वो उसके पर्सनल स्पेस में घुसने के लिए सॉरी है। चाय पर बैठते हुए वो मेंशन करती है कि उसे उस स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन याद आ गई जिसके पास वॉइड एट्रीब्यूट था। वो पूछती है कि कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं, पर इवाको बोलता है कि वो सब फॉल्स अलार्म था। लिया बोलती है कि चाहे एट्रीब्यूट्स कितने भी यूनिक हो, एंड में इसका मतलब कुछ खास नहीं होता। इस वक्त इवाको सोच रहा होता है कि अगर वो लिया के काम का ना रहा तो मिसादो का जो स्पेल है वो तुरंत उसे मार देगा। लिया बोलती है कि चलो अब मैं अपने आने का असली रीजन बताती हूँ। वो इवाको को याद दिलाती है कि वो उनके नए ड्रग के बारे में बात करना चाहती थी। चारों तरफ देखते हुए वो नोटिस करती है कि इवाको एकेडमी का सिस्टम वो बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। मिसादो थोड़ा दूर खड़ा सब सुन सकता है एक स्पेशल डिवाइस के थ्रू। उसका मॉरल कंपास ये सब देखकर बिल्कुल पसंद नहीं आता और ये बिहेवियर बहुत गंदा लगता है। वो अंदर ही अंदर एक डरावना प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम असली डिस्पेयर का एहसास लिया को होगा। कुछ बाद में वो न्यूज देखने लगता है जिसमें लिया के जापान आने की कवरेज चल रही होती है। अनाउंसर बोलता है कि प्लेन हाईजैक होने पर जिस तरह उसने थीव्स को पकड़ा उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। मिसादो सोचता है कि ये वही औरत है जिन्होंने 20 साल पहले उसे धोखा दिया था। वो हैरान होता है कि कैसे पता चला कि अब वो डंजन मटेरियल से यूनिक वेपन्स बनवा रही है और वो सोच रहा था कि इससे वो अमीर बन जाएगा, पर उसने एक रीसेंट बातचीत आसपास सुन ली जिसमें पता चला कि वो स्कूल का यूज काले काम के लिए कर रही है। ये सुन के वो धीरे धीरे खुद को संभालता है ताकि आगे बढ़ सके और अपने कसम वाले दुश्मन से बदला ले सके। उसे समझ आता है कि एक ऐसे दिखावेबाज को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता जो सामने सबके हीरो बनने का नाटक करता है पर असल में एक विलन निकला। स्कूल पहुंचकर वो सोचता है कि लिया को इस सिचुएशन में कैसे अप्रोच करे। उसके आसपास देखकर उसे लगता है कि यहाँ पहले भी सिक्योरिटी टाइट थी पर अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। पहले वो डिसाइड करता है कि थोड़ा सिचुएशन समझ ले, पर तभी अचानक असारी उसे आवाज देती है। वो मुड़कर उससे मिलता है और असारी उसे गुड मॉर्निंग बोलकर सच्ची मुस्कुराहट से बात करती रहती है। वो पास आकर उसके फोन पर खुली आर्टिकल को देखकर पूछती है कि यूसे ये क्यों चाहिए। जवाब का वेट किए बिना वो बोलती है कि लेया उसकी आइडल है क्योंकि कल उसने अकेली ही सभी डाकुओं को संभाल लिया। वो ये भी बोलती है कि उसका ग्रेट स्नेक क्लैन बहुत फेमस है और मिसादो उनमें इंटरेस्टेड है। असारी प्योर डिटेल में समझाती है कि ये क्लैन लेया ने बनाया है और इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स भरे पड़े हैं। मिसादो को समझ आता है कि वो काले सूट वाले लोग जो हमेशा लेया के आसपास रहते हैं वही उसके गार्ड्स हैं। असारी बोलती है कि यहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स आर्मी ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हैं और वो पूछती है कि मिसादो खुद क्या करने का सोच रहा है। मिसादो पहले बोलता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं, पर फिर अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये उसके लिए एक मौका हो सकता है। उसे लगता है कि अगर वो इस क्लैन का यूज करे तो शायद वो लेया के और पास आ सकता है।
ये बात उसके दिमाग में नए विचार भर देती है और वो असारी का शुक्रिया करके तुरंत निकल जाता है। असारी समझ नहीं पाती कि उसने अचानक थैंक यू क्यों बोला, पर वो इस पर ध्यान नहीं देती। इसी बीच सीन डायरेक्टर के ऑफिस शिफ्ट होता है, जहां टेंस माहौल छाया हुआ है। इवाको को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे, तभी फोन की तेज घंटी से वो एकदम हिल जाती है। डायरेक्टर फोन उठाकर पूछता है कि कौन कॉल कर रहा है। मिसादो सामने वाले आदमी को ग्रीट करके बताता है कि उसे एक फेवर चाहिए। इवाको पूछता है कि क्या चाहिए और मिसादो अपना पूरा प्लान समझा देता है कि लेया अगर उसे कांटेक्ट करे तो क्या करना है। इस वक्त सीन एक सीक्रेट लैब में शिफ्ट होता है, जहां साइंटिस्ट्स एक पकड़े गए एम्प्लॉय को ध्यान से स्टडी कर रहे होते हैं। वो आदमी क्लियरली बहुत बीमार होता है, पर साइंटिस्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके सारे सिम्टम्स नोट कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे खुलते हैं और लेया का परिचित सा सिलोवेट सामने आता है। वो उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से देखकर पूछती है कि वो कैसे फील कर रहा है। वो बेचारा रहम की भीख मांगता है और कहता है कि अगर उन्होंने उसे ये दवा और इंजेक्ट की तो वो मर जाएगा, पर उसकी बातें बिल्कुल काम नहीं आती क्योंकि लेया अचानक उसके सर पर एक बहुत जोर का पंच देती है। फिर घमंड से बोलती है कि वो लैब के चूहों की बातें नहीं सुनती, चाहे वो कुछ भी बोले। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि उसे इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उस पर और प्रेशर डालते हुए वो बोलती है कि अगर उसका जिस्म इस मेडिसिन के साथ कंपैटिबल हुआ तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। फिर वो साइंटिस्ट्स को ऑर्डर देती है कि पेशेंट की सारी बातों को इग्नोर करके थेरेपी कंटिन्यू करो। साइंटिस्ट तुरंत वो डरावनी दवा वाली सिरिंजेस उठाते हैं और बेचारे टेस्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो लड़का रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, कहता है कि वो ऐसी ट्रीटमेंट नहीं चाहता, पर वो लोग फिर भी दवा इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इंजेक्शन लगता है, वो लड़का जमीन पर गिर जाता है और शुरू हो जाता है जैसे उसको झटके लग रहे हों। अब क्लियरली दिख रहा है कि उसका जिस्म इस दवा को रिजेक्ट कर रहा है, पर यह प्रोसेस बहुत ही तकलीफ भरा है। वो अभी जिंदा तो है, पर उसकी होश हालत और दिमाग की कैपेसिटी देखकर लग रहा है कि सब गड़बड़ हो चुकी है। बाहर से देखने पर लगता है कि उसका दिमाग हिल गया है और अब वो सिर्फ उल्टे सीधे लफ्ज ही बोल पा रहा है। लेया अफसोस से बोलती है कि इस बार सिर्फ बोलने की एबिलिटी ही गई है और बिना मैजिक के काम नहीं चलेगा। दरवाजा खोलते हुए वो कहती है कि उन्हें अपनी जरूरी फॉर्मूला बनाने के लिए और ज्यादा डेटा चाहिए। उसका असिस्टेंट बोलता है कि एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी ही नए टेस्ट सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। लेया बताती है कि वो इसको बाहर से इस तरह दिखाएंगे जैसे ग्रेट सर्पेंट क्लैन के लिए नई रिक्रूट्स की रिक्रूटमेंट हो रही हो और नए लोगों का आना अरेंज करेंगे। एलिवेटर में घुसते ही वो इवाको से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि वो उन टेस्ट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना चाहती है जिनके बारे में पहले बात हुई थी। वो कहती है कि उसे पेपर मैजिक वाले लोग चाहिए जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके। वो पूछती है कि क्या इवाको उसके लिए एकेडमी से कुछ स्टूडेंट्स रेकमेंड कर सकता है। इवाको समझ जाता है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है और बोलता है कि उसके पास कुछ सही कैंडिडेट्स हैं। वो ये भी सजेस्ट करता है कि एकेडमी के अंदर एक सिलेक्शन प्रोसेस कर लिया जाए ताकि सबसे स्किल्ड लोग मिल सकें। लेया मुस्कुराती है और बोलती है कि कभी-कभी वो भी अच्छे आइडियाज सोच लेता है, बस फालतू बातें ही नहीं करता। अपने फ्लोर पर पहुंचकर वो बोलती है कि आगे की डिटेल्स बाद में दे दी जाएंगी। इवाको फोन रखता है और सोचता है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल बातों में से एक थी। सीलिंग की तरफ देखकर वो सोचता है कि उसने सब कुछ वैसे ही किया जैसे मिसादो ने बोला था। कुछ देर बाद लेया का असिस्टेंट एकेडमी आता है और अनाउंस करता है कि उसके पास एक इंपॉर्टेंट खबर है। वो बताता है कि ग्रेट सर्पेंट ने डिसाइड किया है कि वो सिलेक्शन एग्जाम्स रखेंगे ताकि वर्दी रिक्रूट्स मिल सकें। स्टूडेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या सच में उन्हें वहां जाने का मौका मिल सकता है। मीटिंग में मौजूद मिसादो को समझ आता है कि इवाको ने उसे धोखा नहीं दिया और सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो किए। वो मुस्कुराता है क्योंकि अब लेया के पास पहुंचने का रास्ता खुल गया है, अब बस सही वक्त का वेट करना है। स्टेडियम में क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव्स स्टूडेंट्स का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने ग्रेट सर्पेंट के सिलेक्शन एग्जाम्स में अप्लाई किया। वो स्टूडेंट्स को पूरा डिटेल में समझाते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे चलेगा ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। मिसादो को समझ आता है कि अपने नेक्स्ट टारगेट के पास पहुंचने के लिए उसे किसी भी कीमत पर इस क्लैन में घुसना होगा। पहले जब वो इवाको के पास गया था तो उसने लो प्रोफाइल रखा था, पर अब उसे समझ आ गया है कि इस बार उसे उल्टा करना होगा। उसे लेया की राइट हैंड वुमन और बाकी सब एग्जामिनर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचना होगा। वो डिसाइड करता है कि अपनी अनस्टॉपेबल और जबरदस्त ताकत दिखाकर वो अपनी जगह पक्की करेगा। एग्जाम से पहले थोड़ी देर का ब्रेक होता है और उसी टाइम असारी उसके पास आ जाती है। वो पूछती है कि क्या वो भी सच में सिलेक्शन दे रहा है और मिसादो बोलता है कि हाँ, अब उसका इंटरेस्ट बढ़ गया है। वो जानता है कि वो नहीं चाहता कि असारी इस सब में फंसे, पर फिर भी वो उसे समझा नहीं पाता। थोड़ी शर्माते हुए असारी बोलती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि वो लूजर है और यहाँ की नहीं है। फिर वो कहती है कि उसके अपने रीजंस है इस क्लैन में ज्वाइन करने के।
वो उसे गुड लक बोलती है और कहती है कि उन्हें दोनों को कोशिश करनी चाहिए। मिसादो समझ जाता है कि असारी को चाहे कुछ भी हो जाए ये सिलेक्शन पास करना ही होगा और वो इसके लिए पूरी तैयारी के साथ आई है। कुछ वक्त बाद टेस्ट शुरू होता है जिसमें हर कोई सेंसर को टच करके अपनी मैजिक पावर मेजर करवाता है। एग्जामिनर्स बताते हैं कि ये सिलेक्शन का पहला स्टेज है जिससे पता चलेगा कि कौन सबसे वर्दी कैंडिडेट्स हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स अपनी उंगली डिवाइस पर रखते हैं जिससे उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वाइब्रेशन होती है। स्टाफ हर स्टूडेंट को ध्यान से देखते हैं और सारे इंडिकेटर्स नोट करते जाते हैं। कुछ देर बाद मिसादो की बारी आती है और जैसे ही उसका नाम बुलाया जाता है वो आगे बढ़ता है। रास्ते में वो अपना आईडी दिखाता है और एग्जामिनर उसकी लेवल और स्किल्स चेक करता हुआ हल्का सा स्माइल करता है। जैसे ही एग्जामिनर देख लेता है कि उसका एट्रीब्यूट एम्प्टीनेस है वो अपनी एक्सपेक्टेशंस और नीचे कर देता है। सोचता है कि इससे कोई खास आउटपुट आने वाला नहीं। मिसादो सबको शॉक देने के मूड में होता है क्योंकि कोई उस पर यकीन नहीं करता और यही बात उसे पावर देती है। जैसे ही वो स्पेशल सेंसर को टच करता है एक जबरदस्त फ्लैश होता है जैसा डिवाइस ने पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। एग्जामिनर आंखें बंद कर लेता है ताकि उस तेज रोशनी से अंधा ना हो जाए। आसपास खड़ी असारी और स्टूडेंट सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो गया और इतनी ब्राइट लाइट क्यों आई। मिसादो ध्यान से अपना हाथ सेंसर से हटाता है जब बाकी लोग स्लोली ब्राइटनेस से रिकवर कर रहे होते हैं। फिर वो एग्जामिनर से पूछता है कि क्या उसने काफी टाइम तक हाथ रखा था और एग्जामिनर बोलता है कि सब परफेक्ट था। एग्जामिनर तुरंत रिजल्ट फिल करना शुरू कर देता है क्योंकि उसके सामने एक रेयर और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होता है। मैजिकल एबिलिटी पोटेंशियल में वो मिसादो को सबसे हाईएस्ट रेटिंग देता है। अगले टेस्ट में मिसादो को अलग अलग मैजिकल एलिमेंट्स क्रिएट करने होते हैं। पहले वो सिर्फ मिट्टी की एक छोटी सी लंप बनाता है जिसे देखकर एग्जामिनर थोड़ा डिसअपॉइंट सा हो जाता है, पर मिसादो हल्का सा मुस्कुराता है ताकि सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। फिर वो एक हाथ साइड में बढ़ाता है और एक और एलिमेंट क्रिएट कर देता है। एक साथ दो एलिमेंट्स बनाना बड़ी मैजिक पोटेंशियल की निशानी होती है और एग्जामिनर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर मिसादो के लिए ये भी काफी नहीं होता, इसलिए वो फायर एलिमेंट भी ऐड कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो सारे बेसिक एलिमेंट्स बना देता है जिससे मैजिक बनती है। उसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि एक बंदा सब बेसिक एट्रीब्यूट्स एक साथ कैसे बना सकता है। मिसादो अपने मन में सोचता है कि ये एम्प्टीनेस एट्रीब्यूट जिसको सब मजाक समझते हैं कैसे इतनी बड़ी चीजें करवा सकता है। असारी खुशी में दौड़कर उसके पास आती है और कहती है कि वो कमाल था और वो उस पर बहुत प्राउड फील कर रही है। मिसादो उसका शुक्रिया करता है और उसे भी हिम्मत देता है कि वो पूरी कोशिश करे। असारी एक छोटी सी पौधों की बेड के पास जाती है और उनसे इंटरैक्ट करने की तैयारी करती है। वो हाथ आगे बढ़ाकर एक हल्का सा फ्लैश बनाती है जो पौधों की तरफ शूट होता है। जैसे कि सबको पता है असारी का नेचुरल इंक्लिनेशन हीलिंग मैजिक की तरफ होता है। जैसे ही उसकी मैजिक पड़ती है फूल एक झटके में जिंदा हो जाते हैं और उनमें लाइफ भर जाती है। सब लोग देखते रह जाते हैं कि असारी एक हाथ की मूवमेंट से उन फूलों को जिंदा कर देती है जो उसके बिना मुरझा जाते। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये स्किल बेकार लगती है और वो इम्प्रेस नहीं होते। मिसादो को तुरंत समझ आता है कि ये लाइट मैजिक है जो बहुत रेयर और वैल्यूएबल होता है, पर एग्जामिनर शायद इसकी वैल्यू समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए उनके लिए असारी के पावर्स की असली इंपॉर्टेंस देख नहीं पा रही। लिया की राइट हैंड वुमन पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से देख रही होती है और वो नोटिस करता है कि असारी जैसे एबिलिटीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। वो कहता है कि इस लड़की को टेस्ट सब्जेक्ट के लिए कंसिडर करना चाहिए क्योंकि उसकी हीलिंग स्किल्स उसे टेस्ट ज्यादा देर तक झेलने में हेल्प करेगी। कुछ वक्त बाद ऑर्गेनाइजर्स अनाउंस करते हैं कि अब सिंगल्स मैचेस का टाइम हो गया है। वो अपने एक फाइटर की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स के अपोनेंट्स बनेंगे। डर गए पार्टिसिपेंट्स सोचने लगते हैं कि वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड फाइटर से लड़ ही कैसे पाएंगे। लिया का असिस्टेंट क्लैरिफाई करता है कि यहाँ जीत को जज नहीं किया जाएगा बल्कि ये देखा जाएगा कि पार्टिसिपेंट फाइट में कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि इन अपोनेंट्स को हराना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। फाइटर्स में से एक मिसादो को घूर कर पूछता है कि क्या यही वो स्टूडेंट है जिसने स्कूल में हंगामा किया था। वो बोलता है कि मिसादो ने बाकी टेस्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा, पर रियल कॉम्बैट में इसका कोई मतलब नहीं होता। मिसादो हंसकर बोलता है कि वो सीनियर से बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखता है। उसका अपोनेंट घमंड में आकर बोलता है कि वो उसे अभी फिनिश कर देगा। ये कहकर वो हाथ हिलाता है और एक बड़ा सा पत्थर बनाता है जो वो मिसादो पर फेंकने वाला होता है। फिर ऑलमोस्ट तुरंत ही वो उस बड़े बोल्डर को तोड़कर छोटे छोटे पत्थरों के प्रोजेक्टाइल्स बना देता है ताकि वो ज्यादा फास्ट चलें। मिसादो एक छोटा सा हवा का वोर्टेक्स बनाता है जो सब पत्थरों को बीच में ही रोक लेता है। उसके तुरंत बाद वो सब प्रोजेक्टाइल्स वापस उनकी तरफ भेज देता है जिससे उसकी फाइटिंग एबिलिटी क्लियरली दिख जाती है। अपोनेंट जल्दी से अपने हाथ से अपना चेहरा कवर करता है ताकि कोई पत्थर उसका फेस ना बिगाड़ दे। वो शॉक में सोचता है कि ये कैसे हो गया क्योंकि उसकी मैजिक तो एक ही बार में तोड़ दी गई,
पर जैसे ही वो संभलता है उसे पता चलता है कि मिसादो गायब हो चुका है। वो हैरान खा खा कर इधर उधर देखने लगता है कि वो बंदा गया कहाँ। मिसादो उसके पीछे मटेरियलाइज होता है और एक बर्फ का तीला उसके गले पर रखने वाला होता है। वो हल्का सा हंसकर बोलता है कि उसे और ज्यादा देखने की उम्मीद थी, पर ये एक्सपीरियंस भी काफी काम का रहा। एग्जाम को देख रहे जज अनाउंस कर देते हैं कि मिसादो विनर है। लिया का राइट हैंड आदमी ये सब देखकर शॉक हो जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि एक लड़के ने ग्रेट सर्पेंट क्लैन के एक ट्रेंड एम्प्लॉय को हरा दिया। वो सोचने लगता है कि ये स्टूडेंट है कौन और इसके पावर्स क्या हैं। शाम को वो अपनी बॉस को कॉल करके बताता है कि एग्जाम खत्म हो गया। लिया थोड़े बोर एक्सप्रेशन के साथ पूछती है कि कोई इंटरेस्टिंग बंदा मिला क्या, और उसे जवाब मिलता है कि एक इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन मिला है। लिया पूछती है कि इसका मतलब क्या है, और वो बताता है कि एक स्टूडेंट ने सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। वो ये भी बताता है कि उसके पास एम्प्टीनेस जैसे रेयर एट्रीब्यूट है जो पहले बेकार समझा जाता था। लिया सोचती है कि क्या ये वही स्टूडेंट है जिसे इवो को फॉलो कर रहा था। कुर्सी से उठकर वो हल्की सी हंसी लेती है और बोलती है कि सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि लगता है उसे एक बहुत ही क्यूरियस नया बंदा मिल गया है। अगले दिन क्लैन लीडर अनाउंस करता है कि जो लोग सिलेक्शन एग्जाम पास कर गए उनके नाम आज बता दिए जाएंगे। एक्सपेक्टेडली मिसादो अपनी जबरदस्त एबिलिटी और विल पावर की वजह से पहला नंबर ले लेता है। उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, एग्जाम तो उसके लिए बिल्कुल आसान था। मिसादो स्माइल करता है और सोचता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब वो अपने गोल के और करीब आ गया है। तब जज नेक्स्ट नाम बोलता है, असारी। वो सीधी साधी लड़की खुशी से फूल जाती है कि वो इतनी हाई है। मिसादो ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि सिर्फ यूनिक एट्रीब्यूट से ही पास हो जाएगा। वो ये भी सोचता है कि लेया एकेडमी के स्टूडेंट्स को अपने काले इरादों के लिए यूज कर रही है, और कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि असारी को सिलेक्ट करने का कोई रीजन जरूर होगा। असारी हमारे एमसी की तरफ देखती है और ईमानदारी से मुस्कुराती है, अपनी जीत पर खुश होके। मिसादो समझ जाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे उस लड़की को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो सोचता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है ताकि कोई भी उस बेचारी को चोट ना पहुंचाए। एक कड़क नजर के साथ वो डिसाइड करता है कि उसका गोल अब यही है, उस मासूम लड़की को बचाना। एग्जाम के कुछ दिन बाद वो लोग जापान में लेया की कंपनी की ब्रांच पहुंचते हैं। वहां उनका स्वागत उसका असिस्टेंट करता है, जो कहता है कि सिलेक्शन पास करने वाले सबको देखकर अच्छा लग रहा है और उन्हें अंदर आराम से सेटल होने को बोलता है। वो बताता है कि आज क्लैन ज्वाइन करने से पहले कंपैटिबिलिटी चेक होगा और ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेया खुद वहां आएगी। असिस्टेंट ये भी बोलता है कि चेक के बाद लेया उनसे मिलेगी, तब तक वो सब टूर करवा देता है। मिसादो उसके पीछे चलता हुआ सोचता रहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। आइडियली तो उसे सीधा लेया के पास जाना चाहिए, पर अब वो असारी को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। असारी खुशी खुशी कहती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में आके उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। वो ये भी बोलती है कि इस क्लैन का हिस्सा बनने का चांस मिल रहा है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मिसादो हैरान होकर पूछता है कि वो ग्रेट सर्पेंट क्लैन ज्वाइन करना क्यों चाहती है। असारी बताती है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और ट्रीटमेंट काफी महंगा है, इसलिए उसे पैसे चाहिए। मिसादो समझ जाता है कि असारी बहुत ईमानदारी से काम कर रही है और उसके रीजन को समझकर उस पर और ज्यादा दया आ जाती है। वो डिसाइड करता है कि अब उसे उसकी हिफाजत और भी ज्यादा करनी होगी ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके। कुछ देर बाद असिस्टेंट उन्हें बेसमेंट ले जाता है और बोलता है कि लगभग पहुंच गए, नीचे आने को कह के। कुछ मिनट बाद वो एक अजीब से रूम में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। इधर उधर देखकर मिसादो अज्यूम करता है कि ये कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है और अब उसे यकीन हो जाता है कि लेया के इरादे काले ही हैं। कुछ कदम आगे बढ़ते ही असिस्टेंट अपने लोगों को डोर्स बंद करने को बोलता है। 1 सेकंड के अंदर ही हैवी मेटल डोर्स बच्चों के पीछे जोर से बंद हो जाते हैं। मिसादो समझ जाता है कि अब वो लोग शायद यहाँ से निकलने नहीं दिए जाएंगे और सिचुएशन सीरियस है, पर फिर भी वो शांत रहता है। कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स असिस्टेंट के पास जाके पूछते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। वो एकदम सख्त हो जाता है और उन्हें तुरंत चुप रहने को बोलता है। ये समझा देता है कि अब मजाक खत्म। स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि असिस्टेंट अचानक इतना हॉस्टाइल क्यों हो गया और डिसाइड करते हैं कि सच पता करना ही होगा। असिस्टेंट याद दिलाता है कि जैसे उसने पहले बोला था, अब कंपैटिबिलिटी चेक होगा। फिर वो डिटेल क्लियर करता है कि कंपैटिबिलिटी एक नए ड्रग से इंटरैक्शन करके चेक होगी। वो बताता है कि ये ड्रग डंजन से मिले हुए इंग्रेडिएंट से बनता है और एबिलिटीज को इनहैंस कर सकता है। स्टूडेंट्स ये सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो बढ़िया आइडिया है। मिसादो बीच में बोलता है और पूछता है कि क्या ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं। उसका ओपोनेंट मुस्कुराता है और बोलता है कि साइड इफेक्ट्स बताने से बेटर है सबको दिखा देना कि कंपैटिबिलिटी नहीं हुई तो क्या होता है। तभी सीसीटीवी फुटेज ऑन की जाती है जिसमें दिखता है कि एक आदमी को ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सारे स्कूल के बच्चे ये देखकर डर जाते हैं कि बेचारा आदमी ड्रग के असर में सीधा लाश बन गया।
बच्चे सोचते हैं कि ये क्या था। तब विलन बोलता है कि तुमने अभी देखा कि क्या होता है जब कोई इस ड्रग के साथ कंपैटिबल नहीं होता। स्टूडेंट्स नेचुरली मना कर देते हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से, बोलते हैं कि वो कभी इस चीज के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। उन्हें समझ आ जाता है कि अब उन्हें लड़कर ही रास्ता बनाना पड़ेगा, इसलिए वो दुश्मनों से लड़ने की तैयारी करते हैं। वो लेया के राइट हैंड आदमी पर अटैक करके मांग करते हैं कि वो सबको तुरंत छोड़े और घर वापस भेजे। मिसाटो अपने क्लासमेट्स को इग्नोर कर देता है और उनकी मदद नहीं करता। सिर्फ असारी पर ध्यान रखकर वो उससे बोलता है कि वो उसके पास ही रहे जब तक विलेंस दूसरे स्टूडेंट से निपट रहे हैं। फिर मिसाटो तुरंत अटैक में कूद पड़ता है और कुछ पावरफुल पंचेस लगाता है जिससे दुश्मन बेहोश हो जाते हैं। जो डैमेज उन्हें मिलता है उसकी वजह से वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाते और हवा में लटक जाते हैं। इसके बाद मर्सिनरी इरिटेट होकर बोलता है कि टेस्ट सब्जेक्ट्स की गिनती कम हो गई है। ये बोलकर वो फिर आसपास देखने लगता है कि अगला शिकार कौन हो सकता है। उसकी नजर असारी पर पड़ती है क्योंकि वो बची हुई टेस्ट सब्जेक्ट्स में सबसे कमजोर लग रही होती है। वो बोलता है कि उसे ये देखने में इंटरेस्ट है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कैसा होगा अगर ये एक स्टूडेंट पर किया जाए जिसके पास लाइट का एट्रीब्यूट हो। फिर वो सिरिंज हाथ में पकड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिससे वेन मिस होना भी आसान होता है। मिसाटो फौरन सामने आकर लड़की को प्रोटेक्ट करता है और हाथ से सिग्नल देता है कि वो किसी को आगे नहीं जाने देगा। उसका अपोनेंट हैरान होकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर मिसाटो बोलता है कि वो कभी भी गंदे लोगों को बेगुनाहों को चोट पहुंचाने नहीं देगा। ये बात सुनकर विलेन का घमंड हर्ट हो जाता है और वो सोचता है कि अब इस बदतमीज स्टूडेंट को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मिसाटो को तुरंत पकड़ो और न्यूट्रलाइज करो। वो लोग अटैक करने दौड़ते हैं पर मिसाटो इतना फास्ट होता है कि कोई उसके पास तक नहीं पहुंच पाता। मिसाटो बिना मुश्किल एक जायंट सा बॉडी बिल्डर टाइप आदमी को एक ही पंच में गिरा देता है जो आम आदमी को साइड से मोड़ देता। बाकी गार्ड्स ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो लोग किससे टकरा गए। मिसाटो अब भी अनबिलीवेबल स्पीड से मूव कर रहा होता है और सब अपोनेंट्स को हरा देता है। कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रांग होता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो सारे गार्ड्स को गिरा देता है और अब सिर्फ मेन विलेन बचा रहता है। क्रिमिनल को यकीन नहीं होता कि उसके आदमी एक एक पंच में गिर गए। मिसाटो पलटकर उसकी तरफ देखते हुए धमकी भरी शक्ल से बोलता है कि अब अगला नंबर उसका है। इतनी डिटर्मिनेशन देखकर वो एक्सपीरियंस्ड मर्सिनरी जिन्होंने बहुत कुछ देखा है थोड़ा सा घबरा भी जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब उसे जल्दी पर ज्यादा अग्रेसिव तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। वो सीधा असारी की तरफ जंप करता है ताकि उसे पकड़कर खींच ले उसके रिएक्ट करने से पहले। मिसाटो तुरंत उसका रास्ता रोक देता है और बोलता है कि मैंने वार्न किया था कि मैं किसी को भी असारी के पास नहीं आने दूंगा। मर्सिनरी साइड में कूद जाता है और शॉक हो जाता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट इतनी स्पीड कैसे रख सकता है। वो सोचता है कि ये लड़का है कौन, क्योंकि एक आम इंसान इतना केपेबल नहीं हो सकता। मिसाटो फिर से उसको गुस्से और धमकी भरी नजर से देखकर बोलता है कि अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब मर्सिनरी को असली डर महसूस होने लगता है। वो गालियां देता हुआ सोचता है कि इस सिचुएशन में क्या करे। मिसाटो असारी की तरफ देखकर बोलता है कि वो पीछे ही रहे ताकि उसे चोट ना लगे। असारी जो हो रहा है वो डर के साथ साथ ये भी सोचती है कि उसका साथी कितना ज्यादा बहादुर और स्ट्रांग है। उसे समझ आता है कि जब मिसादो मर्सनरीज से लड़ रहा था तब वो उसकी मूवमेंट्स को फॉलो भी नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा था कि वो थोड़ा स्ट्रांग हुआ होगा, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना टूट ना पाने वाला होगा। मर्सनरी दुश्मन को एडवाइस करता है कि इतना घमंड मत करो, नहीं तो हार जाओगे। मिसादो बोलता है कि लड़ाई शुरू करने से पहले वो एक सवाल पूछना चाहता है। वो टूट फूट चुके स्टूडेंट्स को देखकर बोलता है कि एकेडमी के स्टूडेंट्स को टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाकर यूज किया जा रहा है। फिर अपोनेंट की आंखों में देखकर पूछता है कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों है। मर्सनरी हल्का सा हंसकर बोलता है कि मिसादो ने उसकी ड्रग वाली एक्सप्लेनेशन सुनी नहीं क्या। फिर वो कहता है कि जो भी लेडी लेया का साथ चुनते हैं उन्हें उसकी ब्लेसिंग मिलती है। वो बोलता है कि जब लेया मेडिसिन का परफेक्ट फॉर्मूला बना लेगी तब उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। मिसादो पूछता है कि क्या सिर्फ इस वजह से इंसानों पर इतने नॉन ह्यूमन तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करना ठीक है। मर्सनरी जवाब देता है कि वो लोग जो कुछ मिलता है उसे यूज कर लेते हैं और वही उनके लिए काफी है। हंसकर बोलता है कि उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि लोग इसी तरह अपना मीनिंग ढूंढते हैं। वो सच्चे मन से बोलता है कि उसके लिए ये ऑनर है कि ऐसे लोग उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं। मिसादो को असारी की बात याद आती है जिसमें उसने बताया था कि उसकी माँ बहुत बीमार है और ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। ये सोचकर कि ऐसी दयालु लड़की इन गंदे लोगों के हाथ लग सकती थी, मिसादो अंदर से गुस्से से भर उठता है। उसके आसपास की ऑरा एकदम बदल जाती है और वो अपनी मुट्ठी कस लेता है। मर्सनरी अपनी बात जारी रखता है और बोलता है कि असारी को भी खुश होना चाहिए क्योंकि अब वो भी उनकी टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाली है। मिसादो यू से चुप रहने को कहता है और उसकी ऑरा आग से भी ज्यादा चमकने लगती है। मर्सनरी को यकीन नहीं होता कि सिर्फ उसके बोलने से दुश्मन इतना गुस्से में आ गया।
वो समझने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मिसादो पूछता है कि क्या वो समझता भी है कि उसके सामने कौन खड़ा है, और उसे एक्यूज करता है कि वो असारी के फीलिंग्स तक नहीं समझ सकता। असारी मिसादो की इतनी सेंसिटिविटी देखकर हैरान रह जाती है। मर्सनरी भी ऐसे शब्दों से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कभी असारी को जानता तक नहीं था, पर अब उसे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। फिर भी वो डिसाइड करता है कि मिसादो को चैलेंज करे ताकि पता चले कि वो कितना स्ट्रांग है। वो कहता है कि आम स्टूडेंट्स को इंटरफेयर नहीं करने देता, पर सच में मिसादो की हिम्मत को एडमायर करता है। तुरंत वो मिसादो को इनवाइट करता है कि वो लेया ज्वाइन करे। बोलता है कि ऐसे प्रॉमिसिंग रिक्रूट्स की हमें बहुत जरूरत है। वो एक डील प्रपोज करता है, मिसादो असारी को उनके हवाले कर दे और बदले में उसे कॉर्पोरेशन में एक हाई रैंक पोजीशन मिल जाएगी। मिसादो जोर से उसे चुप रहने को कहता है और दावा करता है कि वो कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। मर्सनरी समझ जाता है कि अब सब कुछ उनके मुक्के तय करेंगे और बोलता है कि मिसादो इस डिसीजन पर पछताएगा। फिर वो अपने बॉडी में बहुत सारी एनर्जी चार्ज करता है ताकि एनिमी से टक्कर ले सके। उसकी आंखें तक पावर से चमकने लगती हैं, जो सीधा दिखाता है कि फाइट बहुत सीरियस होने वाली है। मिसादो ध्यान से उसे देखकर पूछता है कि क्या उसके पास एनहांस्ड बॉडी मैजिक है। मर्सनरी अपनी फाइटिंग एबिलिटी के बारे में बताता है कि मार्शल आर्ट्स के साथ कंबाइन होकर वो बिल्कुल अनबीटेबल होता है। दुश्मन को देखकर वो एडवाइस करता है कि अटैक करो, जबकि खुद डिफेंसिव स्टांस लेता है। पर तुरंत उसका धोखेबाज मूव शुरू हो जाता है। वो उल्टा ही मिसादो पर रश करता है ताकि उसे कंफ्यूज कर सके। मिसादो बिना मुश्किल उस अटैक को डॉज कर लेता है, क्योंकि वो इतना फास्ट है कि ऐसे मूव्स उसे पकड़ नहीं सकते। लेकिन उनके कोलिजन से जो शॉक वेव बनती है वो सीधा असारी की तरफ जाती है। ये देखकर हैरान रह जाती है। मर्सिनरी हल्का सा स्माइल करके बोलता है कि लगता है मिसातो लास्ट मोमेंट में डॉज कर ही गया। मिसातो दुश्मन को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझता है कि बॉडी एनहांसमेंट मैजिक वैसे ही बहुत पावरफुल होती है। वो डिसाइड करता है कि अब इस नॉलेज का यूज करेगा। मर्सिनरी आगे बढ़ता है और बोलता है कि अब मिसादो अगला अटैक कभी अवॉइड नहीं कर पाएगा। मिसादो डिसाइड करता है कि वो पूरे फोकस के साथ अपने एक्सपीरियंस को एक तस्वीर जैसा बना दे, जिससे वो फाइट जीत सके। मर्सिनरी उनके रिएक्शंस देखकर सोचता है कि क्या मिसादो अब गिव अप कर रहा है। जैसे ही वो पास आता है, वो एक तेज पंच मारता है जो मिसादो के सिर से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स दूर रुक जाता है। उस वक्त मिसादो की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी वॉइड मैजिक को फुल पावर में एक्टिवेट कर देता है। उसी पल वो अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और उसका पंच लास्ट सेकंड में पकड़ लेता है। मर्सिनरी शॉक होकर बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता। उसे यकीन ही नहीं होता कि मिसादो के पास आयोना जैसी पावर है, बल्कि उसके हाथ में तो ये मैजिक और भी पावरफुल लग रही थी। मिसादो मुस्कुराकर बोलता है कि अब वो भी बॉडी एनहांसमेंट मैजिक यूज कर सकता है। वो दुश्मन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसकी वजह से वो इस मैजिक को क्लियरली इमेजिन कर पाया और अपना बना लिया। इसके तुरंत बाद मिसादो एक धमाकेदार पंच मारता है, जिससे मर्सिनरी हवा में उड़ जाता है। ये एक पंच ही उस एक्सपीरियंस्ड मर्सिनरी को पूरी तरह नॉकआउट कर देता है। दीवार से टकराकर वो नीचे गिरता है और कंफ्यूज होकर सोचता है कि ये स्टूडेंट है कौन और इसके पास ऐसी स्किल्स क्यों हैं। मिसादो कुछ देर तक उस दुश्मन को देखकर इंश्योर करता है कि वो अब थ्रेट नहीं है। फिर एक कड़क मॉरल सुपीरियरिटी वाली नजर डालकर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। फिर वो असारी की तरफ मुड़कर पूछता है कि वो ठीक है क्या और कैसा महसूस कर रही है। उसके बाद वो उन स्टूडेंट्स से जो अब संभल गए थे बोलता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। स्टूडेंट्स हैरान होकर पूछते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि एग्जिट तो उल्टे साइड में है। जवाब देने की जगह मिसादो सीधा एक डोर के पास जाता है और अपने हाथों से इतना जोर लगाता है कि दरवाजे में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, वो आसपास देखकर कंफर्म करता है कि यहाँ कोई एम्बुश नहीं है। सेफ लगते ही वो अपने साथियों से कहता है कि उससे यहाँ एक इंपॉर्टेंट काम करना है। उधर लेया को एक अर्जेंट मैसेज मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि बेसमेंट में इमरजेंसी हो गई है। उसे ये भी बताया जाता है कि उसका राइट हैंड बंदा हरा दिया गया है और स्टूडेंट्स भागकर ओपन एरिया में आ गए हैं। इन्फॉर्मेंट ये भी बताता है कि वहां कोई बहुत ही पावरफुल लड़का आ गया है जो सबको हरा रहा है। कुछ सेकंड्स बाद इन्फॉर्मेंट से कनेक्शन कट हो जाता है और लेया फोन को घूरकर समझने की कोशिश करती है कि हुआ क्या। उसे सिचुएशन बहुत अजीब लगती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त ऑफिस के दरवाजे खुल जाते हैं और मिसादो अंदर आ जाता है। लेया उसे देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है, पर मिसादो उसकी बात बीच में ही काट देता है। वो धमकी भरी आवाज में बोलता है कि वो एक सिंपल वजह से यहाँ आया है, जिसे वो अब एक्सप्लेन करेगा। कुछ स्टेप्स आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि वो यहाँ आया है उस कांड का हिसाब चुकाने जो लेया ने 20 साल पहले किया था। लेया हैरान होकर बोलती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि 20 साल पुराना कौन सा कर्जा उस पर हो सकता है।
मिसादो बोलता है कि शायद वो कुछ नहीं समझती, इसलिए उसे सब डिटेल में बताना पड़ेगा। वो कहता है कि 20 साल पहले जब वो SSS रैंक्ड डंजन में आए थे तब सब लोग उन्हें हीरोज कहने लगे। लेया कंफ्यूज होकर सोचती है कि ये स्टूडेंट किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि उस वक्त तो ये लड़का पैदा भी नहीं हुआ था। मिसादो बोलता है कि उस दिन एक आदमी की बुरी सोच सामने आ गई थी जो आज सब लोगों की नजर में विलन बन चुका है। लेया गुस्से गुस्से पूछती है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसको कोई हिस्ट्री की क्लास सुनने का मूड नहीं। मिसादो कहता है कि आज पेंटाग्राम के मेंबर्स दुनिया के सब बड़े क्षेत्र संभालते हैं और लोग उनको हीरोज कहता है जिन्होंने बुराई को हरा दिया। लेया सीधा पूछती है कि इस सब में उसको परेशानी क्या है। मिसादो कहता है कि ये सब झूठ है, असली विलन्स तो वो ही हैं। लेया हैरान हो जाती है जब उसकी ऑरा एकदम बदल जाती है और पूछती है कि ये कैसी बकवास बातें कर रहा है। मिसादो कहता है कि उन्होंने अपने ही साथियों को कुर्बान किया ताकि फायदा उठा सके और अपनी लेगेसी बना सके, और आज भी वो उन लोगों की विल का इस्तेमाल करते हैं जो कभी उनके साथ खड़े थे। फिर पूछता है क्या ये सच नहीं। लेया उसकी ये बचकानी और फिल्मी सोच सुन के हंस पड़ती है और बोलती है कि कितना फनी लग रहा है। फिर पूछती है कि क्या वो वाकई इन सब कंस्पिरेसी थ्योरीज में विश्वास करता है। मिसादो पूरा कॉन्फिडेंस में बोलता है कि ये कंस्पिरेसी नहीं, उसे पूरी सच्चाई पता है। लेया की आंखों में सीधा देखकर कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे उन्होंने अपने साथियों को गेट के अंदर धक्का देकर सील किया। लेया की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि कोई इस बात को कैसे जानता हो सकता है। स्टूडेंट को तो इन सब के बारे में पता ही नहीं हो सकता। मिसादो उदास सी शक्ल से पूछता है कि क्या अभी भी वो समझ नहीं पाई कि वो असल में कौन है। फिर एक ड्रामेटिक पोज मारकर अपना असली नाम बताता है और बोलता है कि वो बदला लेने आया है। लेया तुरंत उसकी बात पर यकीन कर लेती है और समझ जाती है कि उसके सामने वही मिसातो खड़ा है जिसे उन्होंने कभी धोखा दिया था। एक पल के लिए वो शक करती है और कहती है कि ये तो मुमकिन ही नहीं, पर मिसादो कहता है कि ये पूरा सच है। वो बताता है कि वो उसी पावर का इस्तेमाल कर रहा है जिसने उसे मॉन्स्टर बनाया था और वो पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। लेया कुछ पल के लिए बिल्कुल स्टन्ड रह जाती है, सोचती है कि क्या उसे इस आदमी से लड़ना पड़ेगा। मिसादो बोलता रहता है कि वो जानती है कि उसकी कंपनी पर्दे के पीछे क्या करती है। कहता है कि अगर ये सब बाहर आ गया तो उनकी सारी रेप्यूटेशन मिट्टी हो जाएगी, पर लेया मना करती है। लेया यू से डांट कहती है कि उसको परेशान मत करे, पर मिसादो उल्टा जवाब देता है कि ये बात तो उसे उनको कहनी चाहिए। वो बोलता है कि 20 साल पहले जो हुआ उसकी जिम्मेदार वो है और उसने असारी की उम्मीदों को भी कुचल दिया। एक डरावनी शक्ल बनाकर कहता है कि वो कभी माफ नहीं करेगा और बदला जरूर लेगा। लेया उसकी बदला की बातों से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती और बोलती है कि अगर ऐसा है तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसके बाद वो एक ड्रामेटिक तरीके से बोलती है कि उसकी पावर को हल्की नजर से मत देखो, क्योंकि वो अब मिसातो का पुराना बॉडी नहीं है। कहती है कि अगर वो उसके सामने आकर उसके प्लान्स को रोकने की कोशिश करेगा तो वो इसका हिसाब चुकाएगा। वो अपना हथियार पकड़ती है और सर के ऊपर घुमाने लगती है ताकि मिसादो को पीछे धकेल सके। फिर वो जमीन पर एक जबरदस्त बिजली जैसी स्ट्राइक देती है जहां मिसादो कुछ सेकंड पहले खड़ा था। अटैक की शॉक वेव पूरी रूम में फैल जाती है और बड़ी बड़ी दरार बन जाती हैं। मिसादो तो ऑब्वियस सी बात है वक्त पर बच जाता है, उसकी तेज दिमाग और एंटिसिपेशन की वजह से। लेया पूछती है कि उसको ये सब कैसा लगा और कहती है कि ये वेपन उसकी कंपनी ने बनाया है। बताती है कि ये वेपन डंजन से निकाले हुए खास मटेरियल से बना है जो किसी भी स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो हवा में कूद कर कहती है कि अब वो दिखाएगी कि ये कितना शार्प है और फिर वो तेज तेज स्लैशेस लगाती है जिसे मिसादो आसानी से सब डॉज कर देता है। साथ साथ वो उसकी फाइटिंग टेक्निक को ध्यान से देख रहा होता है ताकि अबिसल मैजिक से उसको कॉपी कर सके। लेया उसकी ये पैसिव फाइटिंग स्टाइल को कमजोरी समझ लेती है और बोलती है कि वो सिर्फ बच ही सकता है, पर फिर भी वो कितनी भी कोशिश कर ले उसका एक भी वार लग नहीं पाता। मिसादो उसको चिढ़ाता है और बोलता है कि अब उसे समझ आ रहा होगा कि वो इतनी उल्टी सीधी क्यों चलती है। उसकी फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करके वो कहता है कि वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव वाली लाइफ में इतनी उलझ गई है कि असली लड़ने का अंदाज ही भूल गई। फिर कहता है कि वो अब उतनी ही खुदपरस्त और लूज हो चुकी है जितनी ईओ थी, जिससे वो कभी नफरत से देखती थी। ये बात सुनते ही लेया का गुस्सा फट पड़ता है और वो चीख कर बोलती है कि वो इस बात का पछतावा जरूर कराएगी। अपने बॉडी को थंडर एनर्जी से चार्ज करके वो लाइटनिंग थ्रो देने की तैयारी कर लेती है। देखने से लगता है कि इसका वार मिसादो को लग गया, क्योंकि वो एक तरफ उड़ कर जाता है जैसे कि स्पीयर उसको सीधा स्ट्राइक कर गई हो। लेया खुश होती है कि आखिर उसका एक स्ट्रॉन्ग अटैक लगा, पर असली सच ये होता है कि मिसादो अपने बॉडी पर होने वाले डैमेज को बिल्कुल इग्नोर कर सकता है। लेया देखती है कि वो इधर उधर टेलीपोर्ट हो रहा है और हैरान होती है कि ये आखिर कैसे कर रहा है। वो सोचती है कि क्या मैजिक वाकई ऐसे काम करता है और फिर डिसाइड करती है कि इस बार कुछ अलग करेगी।
आग की एनर्जी को जमा करके वो कहती है कि अब वो अगले वार से उसका काम तमाम कर देगी। ये बोलते हुए वो अपना स्पीयर सर के ऊपर घुमाती है और एक बड़ा आग का चक्रा सा बन जाता है। वो चीख कर बोलती है कि अब वो पक्का उसका मुंह बंद कर देगी। फिर वो तेज स्पीड से आगे बढ़ती है और एक ऐसा स्वीपिंग थ्रस्ट देती है कि हवा तक गर्म हो जाती है। मिसादो इस बार डॉज करने की कोशिश भी नहीं करता, बस उसकी तरफ शांत आंखों से देखता रहता है, क्योंकि वो उसके मूवमेंट्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रीड कर रहा होता है और सिर्फ 2 उंगलियों से उसका वेपन पकड़ लेता है। लेया ये देखकर हिला जाती है और बोलती है कि ये हो ही नहीं सकता, कोई भी वेपन को ऐसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। मिसादो एरोगेंस से कहता है कि लगता है यही उसकी असली पावर है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ दिखाने के लिए उसके पास है ही नहीं। वो कहता है कि वो 20 साल पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी है और उसकी फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल गिर चुकी हैं। अब लेया समझ जाती है कि सिचुएशन एक्सट्रीम पॉइंट पर आ चुकी है और उसके पास सिर्फ एक ही कार्ड बचा है, उसका ट्रम्प कार्ड। वो मिसादो से दूर भागती है और सीधा अपने डेस्क की तरफ बढ़ती है, जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी है। मिसादो हैरानी से देखता है कि वो क्या उठाने वाली है। लेया एक सिरिंज उठा लेती है, जिसमें वो टेस्ट सीरम है जो उसकी मदद कर सकता है। बिना सोचे समझे वो सिरिंज पकड़ के खुद को इंजेक्ट करने की तैयारी कर लेती है। मिसादो उसे रोकता नहीं और लेया पूरी मात्रा अपने बॉडी में डाल देती है। मिसादो ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया है। वो पूछता है कि क्या वो सच में जीतने के लिए अपने आप को इतना तोड़ मोड़ दे देगी। उसकी तरफ देख के वो समझ जाता है कि वो अपनी हद से ज्यादा लालच और एम्बिशन की वजह से एक मॉन्स्टर बन रही है। लेया बोलती है कि अब वो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। मिसादो पूछता है कि क्या वो सोचती है कि सिर्फ इस ड्रग से वो उसे इतनी आसानी से हरा देगी। लेया फिर कहती है कि उसकी पावर को कम मत समझो, इस ड्रग पर उसने बहुत वक्त और पैसा लगाया है। वो कहती है कि ये सारे मटेरियल्स उसने डंजन की गहराइयों से इकट्ठे किए हैं और 20 साल पहले जब उसने मिसादो की इनह्यूमन स्ट्रेंथ देखी थी, तभी से वो उस लेवल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही थी। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अब उसके पास वो पावर है जो